देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, इसके पीछे की जो सोच है आज के पॉडकास्ट शो में हमारे साथ में है, जिनका नाम है प्रमोद दुबे जी। वो है पूर्व महापौर रायपुर नगर निगम के। भैया, जब 2019 के बाद में आपने लोकसभा चुनाव लड़ा तो आपको नहीं लगा कि वापस पार्षद चुनाव आपको नहीं लड़ना चाहिए था? भैया, मेयर के लिए आप प्रोजेक्ट थे, कई लोग सोच रहे थे, ना सिर्फ पार्टी में बल्कि बाकी लोग भी सोच रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि प्रमोद दुबे को ही इसके लिए गिफ्ट दिया जाएगा। तो ऐन समय में ऐसी क्या सेटिंग की एजाज ढेबर की कि बाजी उन्होंने मार ली और आपको कुछ नहीं मिला? वो सब ऊपर से चलते ही, ये सब गेम तो जानते हैं। इतने समय के बाद भी अव्यवस्था, गंदा पानी घर में घुस जाना, जल भराव, फिर कुछ ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में आज भी लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। आपको नहीं लगता कि तो उसमें हमको भी राष्ट्रीय तौर पे बोलने में हिचक नहीं होती कि रायपुर राजधानी और ये हालात है जमीन पर? भैया, उसके बाद भी जब एजाज ढेबर को कमान मिली, सारी चीजें पलटी, राज्य में शासन, निगम में शासन, सब कुछ ठीक होने के बावजूद कांग्रेस के लिए स्थिति बद से बदतर और आ गए 6 पार्षदों में। तो कहीं ये नहीं लगा कि फेलियर था निगम का चुनाव जो है, कांग्रेस को ले डूबा? हम कभी किसी भी दौर में इतना नीचे कभी नहीं आए थे। तो स्वीकार तो करना पड़ेगा कि हमसे बड़ी चूक हुई है। हमारे नेताओं का कॉन्फिडेंस नहीं, वो कॉन्फिडेंस जो था, या हम लोगों का कॉन्फिडेंस जो था, वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया था। भैया, इतना जब अभी देख रहे हैं, अभी भी गंदगी का आलम जो है वैसे का वैसे ही बना हुआ है। रायपुर राजधानी है, तो ये जो नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं स्वच्छता के, तो ये खरीदा जाता है कि सच में इसका पैमाना है कि भाई जांच करके इतनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है हर जगह? एक आम आदमी क्या समझता है कि स्वच्छता की रैंकिंग चल रही है? नहीं। कांग्रेस में भैया कॉन्स्पिरेसी के चलते कई लोगों की बलि चढ़ा दी जाती है, जैसे कि हम देख रहे हैं। आपके ही अगर तरफ देखें तो कॉन्स्पिरेसी प्रमोद दुबे के लिए भी कम नहीं हुई। अप्पू वाडिया जो निर्दलीय चुनाव लड़ा उन्होंने आपके खिलाफ में, तो ऐसी कौन सी कॉन्स्पिरेसी थी प्रमोद दुबे के खिलाफ, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। हेलो। हाँ, नरेंद्र निम्बेकर जी, अभी गेस्ट के रूप में बैठे हैं प्रमोद दुबे जी, और आपने सवाल के लिए रजिस्टर किया था। क्या था आपका सवाल उनके लिए? जी सर, ये था कि भाई हमारे कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े मंत्री विधायक या महापौर बने, उनके परिवार वाले कोई दादागिरी नहीं किए। ये यहाँ पे कोई एजाज ढेबर का भतीजा है, उसका कई बार नाम आ रहा है। हाँ, तो इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी की छवि खराब होती है सोनी भैया। ओके, यही आपका सवाल है? किसी के भी परिवार का हो, सम्मान करना हमारी संस्कृति और संस्कार है। उसमें अगर कहीं ये चीजें हैं तो ये अच्छी बात नहीं कही जा सकती, और इसका तो हम लोग डटकर विरोध करते हैं। भैया, जैसे सदर बाजार में हम देखते हैं, रायपुर का सबसे बड़ा सेंट्रल स्थल है वो, तो सदर बाजार में क्यों चौड़ीकरण का प्रस्ताव नहीं आता? क्या कारण ये है कि वहाँ बड़े बड़े व्यापारी हैं, गरीबों का घर तोड़ करके रोड बना दी जाती, चौड़ीकरण कर दिया जाता है? सदर बाजार में ये प्रस्ताव क्यों नहीं हो रहा? महादेव घाट में लाखों श्रद्धालु आते हैं, और जिस खारुंदाई की पूजा छत्तीसगढ़ के लोग करते हैं, उस खारुंदाई में आज वेस्ट का डिस्पोजल होता है, तो उसे आप कैसे देखते हैं? और ये बात दुखद है कि वास्तव में खारून हमारी माँ है, जलदायिनी है, उसको साफ रहना चाहिए भाई। उतने की भी सरकार अगर नहीं करेगी, एक्चुअली क्या सरकार के पास पैसा नहीं है। 1,64,000 करोड़ के कर्जे में सरकार है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं रोहित सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना पॉडकास्ट शो जिसका नाम है द पीए शो। बहुत प्यार, माया, दुलार आप दे रहे हैं। और जनरली हम रायपुर वालों की जो सुबह की शुरुआत होती है वो कैसी होती है आपको मालूम है? गाने से होती है।
गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो ये गाना सुन करके हमारी आदत हो गई है कि आखिर वो गाड़ी वाला कब आएगा और वो कचरे को कब ले जाएगा, क्योंकि इसके पीछे की जो सोच है, कौन ये कचरे की गाड़ी किसने लाई, किसने लोगों के घर से ये मादा जो उन्होंने दिखाया कि लोगों के प्रत्येक घर से वो कचरा जाए और उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, उसके पीछे की सोच को जानने का हमने प्रयास किया। और वही सोच आज के पॉडकास्ट शो में हमारे साथ में है, जिनका नाम है प्रमोद दुबे जी। वो है पूर्व महापौर रायपुर नगर निगम के। स्वागत करते हैं भैया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। आपको भी रोहित जी बहुत बहुत जय जोहार। और पीएस शो बहुत लोकप्रिय हुआ, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो आपने 6 बाल में 24 रन बना दिया है। इतनी जल्दी इतनी लोकप्रियता अमूमन कम देखने को मिलती है, लेकिन आपके मेहनत, आपके क्वेश्चन करने का तरीका, जो लोगों की आंख और कान बन करके जो आप आज पब्लिक के बीच में हैं, इसको मैं बहुत ऑनर करता हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये हमने कहीं ना कहीं राजनेताओं से ही सीखा है कि 6 बॉल में 36 रन बनाना कैसे है। और आप लोगों की ही देन है कि आप लोग आते हैं और हमारे शो को ऐसा गरिमामय बना रहे हैं, और लोगों तक आपकी स्टोरी, जो आपकी छात्र नेता से लेकर के आप कैसे राजनीति में आपने कदम रखा और उसके बाद की क्या कुछ है रायपुर के हालात, उस पर हम नज़र डालेंगे पूरे पॉडकास्ट शो में भैया। प्रमोद भैया, जितना हमने आपकी राजनीति को देखा, ऊपर से प्रकाश आपको क्या दिखाएं, दिए को प्रकाश, लेकिन हमने जब आपकी एनालिसिस किया तो ये पाया कि शायद शिवसेना से आपकी राजनीति की शुरुआत हुई थी, छात्र नेता के तौर पे आपकी राजनीति की शुरुआत हुई थी। तो उसके बारे में आप पहले शेयर करिए। हाँ, मैं शिवसेना में तो नहीं था। शिवसेना के एक स्टूडेंट विंग था, विद्यार्थी सेना जी, उसमें जरूर था मैं। ये बात होगी 1988-89 के आसपास। उसके बाद फिर चूँकि मैं विश्वविद्यालय अध्यक्ष था, तो उस समय कुछ दिनों बाद हम लोगों के, जो पूरे देश के विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष थे, उनको राजीव गांधी जी ने अपने पास आमंत्रित किया था। ओके। कि हमारी सोच क्या है, हम क्या सोचते हैं देश के बारे में। ये बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसमें हम उनसे पहली बार जब मिले तो उनका व्यक्तित्व ऐसा लगता नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में हम देख रहे हैं, या लेकिन एक धरातली जो लीडर होता है, उसकी एक उसकी सोच बहुत आगे की थी। 21वीं शताब्दी 22वीं शताब्दी को सोच रखते थे। तो उस समय फिर बाद में मैं विद्यार्थी सेना के बाद सीधे यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया मैंने। NSUI ज्वाइन नहीं किया, यूथ कांग्रेस में आपने एंट्री की। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जब चुनाव होते थे तो NSUI या ABVP वगैरह नहीं चलते थे जी। वो चुनाव जरूर लड़ाते थे, लेकिन उन लोगों को कोई प्रेसिडेंट वगैरह बनता नहीं था। ओके। उस समय मोहल्ले की राजनीति चलती थी। आप अगर आपको याद होगा तो ब्राह्मण पारा वर्सेस मौधा पारा। हाँ। इस प्रकार के रायपुर में राजनीति का एक ये होता था, एक स्तर होता था। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद फिर मैं विद्यार्थी सेना के बाद में सीधे यूथ कांग्रेस में आया। उसके बाद फिर कांग्रेस की मेन धारा में फिर मैंने सदस्य बनकर काम करना शुरू किया। भैया, आप कैसे देखते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद में राजनीति में एंट्री करना, पहले के दौर में और आज के दौर में सीधा पैराशूट लेकर के लैंडिंग करना? तो उससे बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम सुनते हैं कि फलाना योजना आने से पहले ही कमीशन की बात होना, तो इसे आप कैसे देखते हैं राजनीति में? देखिए, जो स्टूडेंट लीडर होता है तो वो उसके मन में छात्रों के प्रति एक भावना होती है कि फीस बढ़ गई तो प्रोटेस्ट करना है। तो ये चीज़ें होती थी। अब उस समय ये होता था कि अचानक से 80% बढ़ा दिए फीस को बगैर लॉजिक के। तो यूजीसी तक से हम लोग बातचीत करते थे और एक रास्ता निकलता था। फिर वाइस चांसलर वगैरह पर जा कर के हम स्टूडेंट्स की बात करते थे। तो बढ़ता जरूर था, लेकिन वो 80% नहीं होता था। उसको फिर रिड्यूस करके वो 10-5% में करते थे। तो ये उस समय स्टूडेंट लीडर की इतनी बखत होती थी। मुझे तो अच्छे से याद है कि जब मैं
विश्वविद्यालय अध्यक्ष था, तो हमारे चीफ मिनिस्टर थे मोतीलाल वोरा जी। तो उस समय हम लोग सीएम साहब से हम लोग कहते थे कि 4 तारीख को हमारा शपथ ग्रहण है, आप आ जाइएगा, और सीएम साहब आ जाते थे। नहीं तो अब सीएम को बुलाना कितना कठिन काम हो गया है। तो उस समय स्टूडेंट पॉलिटिक्स की ये हैसियत होती थी कि वो जानते थे कि 1 लाख स्टूडेंट रहे और उनके शपथ ग्रहण से बड़ा कोई चीज़ होता नहीं। ठीक बात है। तो ये चीज़ें 87-88 तक के दौर में स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत अच्छे तरीके से चलती थी। 14 कुल यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बने रविशंकर यूनिवर्सिटी के इलेक्टेड, उसमें से 9 ब्राह्मण पारा के थे। ओके। और 5 जो थे वो दूसरे जगह करते हैं। तो ब्राह्मण पारा, वैसे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ 100% लिटरेट लोग रहते हैं, और सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर ब्राह्मण पारा में ही है। आज़ादी की लड़ाई आपने नाम सुना होगा, आज़ाद चौक। जी, आज़ाद चौक। तो वो आज़ाद चौक से ही बिगुल फूकी जाती थी। और ब्राह्मण पारा या पुरानी बस्ती का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ हर दूसरे घर में एक फ्रीडम फाइटर की फैमिली मिलेगी आपको। और अच्छी बात उससे भी ऊपर उठ करके कि महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शायद आपने नहीं सुना होगा, वो भी ब्राह्मण पारा में थे। ओके। तो हम लोग जहाँ निवास करते थे वहाँ क्रांतिकारी लोग ही थे, और क्रांति की बिगुल वहीं से चलती थी, इसलिए हम लोगों की आदत में भी ये सारी चीज़ें शुमार है आज भी। हाँ। कि राजनीति में भी 2 चीज़ें होती है, गरम दल होता था उस समय भी, एक नरम दल होता था। तो हम लोगों को बचपन से गरम दल के ही सदस्य माने जाते थे। तो उसका कारण ये होता था कि सच के लिए लड़ना, और निश्चल होते थे। निश्चल होना। अब आज को तो पराक्रमी लोग कम, परिक्रमा वाले लोगों का ही जमाना है। तो पराक्रमी आपको मिलेंगे कहाँ से? कुनों के जंगल में अब जैसे मान लो 6-7 चीता बस बचे हैं, तो जिसको लाया गया था तो उसको बड़े आदर भाव से रखना पड़ता है। वैसे अब जो स्टूडेंट लीडरशिप से जो अच्छे नेता आए, ठीक बात, उनकी संख्या आपको कम मिलेगी, और वो अच्छे लोग ही मिलेंगे आपको। वो निष्पक्ष भी आज भी सरकार में बहुत सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को चुनाव होते तक के बस राजनीति होती है, ऐसा मैं उस समय सुनता था। चुनाव के बाद सब आदमी, चाहे आप किसी भी दल के हों, वो पूरे शहर को अपना मानता था, वो पूरे लोकसभा क्षेत्र को अपना मानता था, वो पूरे विधानसभा क्षेत्र को अपना मानता था। अभी लकीरें खींच गई है, आदमी अधिकारी तक को आइडेंटिफाइड कर दिया है कि ये भाजपा का है, ये कांग्रेस का है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। न प्रदेश के लिए अच्छी है, न शहर के लिए अच्छी है, न लोगों के लिए अच्छी है। जो अधिकारी होता है वो तो सत्ता जिसकी रहेगी उसका काम करेगा वो। लेकिन अभी के जो दौर में हम लोगों ने देखा, उसमें ये कमियां आने का कारण जो है, ये बहुत बड़ा ये है कि स्टूडेंट इलेक्शन बंद हो गए। अब स्टूडेंट इलेक्शन बंद होने के बाद आपको सब ऐसी है कि पराक्रमी लोग अब नहीं दिखते, परिक्रमा वाले लोग। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी के दौर में लंगूरों को अंगूर ज़्यादा मिल रहा है। हाँ, अब ये तो उन्हीं को ही मिल रहा है। उन्हीं को ही मिल रहा है अब ऐसा लगने लगा है, क्योंकि हम लोग तो अभी भी देखते हैं दोनों पार्टी में बहुत अच्छे कैलिबर वाले लड़के हैं। अब उनको मौका नहीं मिलता। छोटे इलेक्शन में भी, चाहे पार्षद वार्षद के चुनाव में भी उनको मौका मिलना चाहिए, तो वो भी नहीं मिल पाता। बेचारे दरी ही बिछा रहे हैं। हाँ। और कैलिबर उनमें बहुत है, लेकिन ये तो दुर्भाग्य है। एक कहीं आपके संस्कार हैं, आप जिस वातावरण में पले बढ़े हैं, तो उसका इसका बड़ा असर होता है। और मैंने जैसे कहा था कि चुनाव तक के आपकी बात अलग है। अब चुनाव के बाद तो सारे लोग आपके हैं ना, उसमें फिर कैसे पक्षपात करना, ये कांग्रेस वाले का काम नहीं करना है, वो बीजेपी वाले का काम नहीं करना है, ऐसे तो कहीं होता नहीं था रायपुर शहर में और छत्तीसगढ़ में। ये अभी 10-5 सालों में देखने को मिला है कि एक स्पष्ट लकीर सी आ गई है। कोई टेंडर लेने जा रहा है तो आदमी बोल देता है उसको देना मेरा आदमी है। ये क्या होता है भाई, मेरा आदमी तेरा आदमी। अब ये चेंज आ गई है कि अच्छा काम करने वाला आदमी को दूंगा, ये नहीं कहता आदमी, कहते मेरे आदमी को देना। ओके, मेरे आदमी। फोन भी ऐसी लगाते हैं। हाँ। मेरे आदमी आएंगे उसको दे देना। अरे ये कौन सी बात होती भाई? अरे आपको अगर कहीं रिजल्ट लेना है
हाँ। तो अच्छे आदमी को आप कोई भी रहे, किसी भी दल का रहे, और कोई आदमी व्यापार कर रहा है, किसी दल से जुड़ा हुआ है, तो पेट चलाने के लिए तो उसको कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ना भाई। ऑब्वियसली। लेकिन वो चीज़ें भी आजकल कम दिखती है। तान के कुर्ता पैजामा लगाए हैं, क्या करते हैं अपना पता नहीं, लेकिन सबसे शान से वही लोग दिखते हैं। ये दौर है अभी की राजनीति का। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। भैया रायपुर की पहले तो मैं आपकी राजनीति पे आऊँगा, फिर रायपुर के हालात में आएंगे, क्योंकि जब एक पोस्टर वायरल जब हुआ कि प्रमोद दुबे जी द पीएस शो में आ रहे हैं, तो कई लोगों के अंदर जहन में जो भी सवाल थे वो मैं रायपुर के दृष्टि से पूछूंगा। लेकिन मुख्य सवाल पहले राजनीति में जाएंगे कि 2010 में 2009 में जब किरणमयी नायक जी थे, उस समय कांग्रेस के जो सभापति इलेक्टेड होने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं नंबर्स होने के बावजूद 4-5 जो भी इधर उधर थे इंडिपेंडेंट जो लोग थे, सदस्य थे, उनको कांग्रेस अपने पक्ष में करते करते रह गई। क्या कुछ हुआ वो वाकया को बताएंगे, क्यों कांग्रेस के हाथ से बाजी फिसल गई और सभापति बीजेपी का बना? हाँ, उस समय पार्षद था, मुझे अच्छे से याद है कि कई बार राजनीति में क्या होता है, मैंने आपको कहा ना कि जो स्टूडेंट इलेक्शन से आता है वो थोड़ा ज़्यादा परिपक्व होता है। उस समय बृजमोहन अग्रवाल जी ने चाल चल दी थी, और उन्होंने क्या किया कि यहाँ से जो हमारे यहाँ के जो लोग निर्दलीय थे उनको उन्होंने एक दिन पहले बुला लिया। ओके। और उन्होंने कहा कि तुम बस में उसी के बैठ के आना, और वोट हमको कर देना। ठीक बात है। अब इधर से भी उनकी डील हो गई, हाँ। इधर से भी जो मिलना था मिल गया, हाँ। उधर से भी मिल गया, दोनों हाथ में लड्डू। हाँ, तो आन का दिया आन का घी, मजा उड़ाए बाबा जी। हाँ। दूसरे का दिया ले लिए, दूसरे का घी ले लिए, बाबा जी मजा कर लिए अपना। ओके। और सस्पेक्टेड जो थे वो पार्टी के लोग हो जाते हैं। शक किसके ऊपर करने लगे कि जो पावरफुल रहेगा, हाँ, कि इसने क्रॉस वोटिंग की होगी, जबकि कमजोर आदमी क्रॉस वोटिंग करता है कभी भी। ठीक बात है भाई, आप किसी बड़े आदमी को थोड़ी आप अपने वश में कर सकते हो, छोटे आदमी को ही आप अपने वश में कर सकते हो, जो आपके लिए आसान है। ओके। तो 2-3 महीने बाद सारे खुलासे हालांकि हो गए थे। हाँ। और जो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी वो पकड़ में तो आ गए थे। हाँ, उस समय आ जाता था, अभी का समय में भी पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। नहीं, जो जैसे जो सांप पालना जानता है ना, तो वो पहले जहर निकालना जानता है, तब सांप पालता है। अगर कोई क्रॉस वोटिंग अगर किसी को कराना है, हाँ। तो उसके पास टैक्ट और टेक्निक होती है। किसी दिन आपको अकेले में बता दूंगा मैं, आपको अगर 20 वोट है तो 20 के 20 वोट आपको पता चल जाएंगे कि किसने आपको वोट डाला और किसने आपको वोट नहीं डाला। ओके। हाँ, क्या बात है। भाई, हम लोग तो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़े ना। हाँ, हाँ। तो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी यही सेम होता था, वोट तो गोपनीय होती थी, लेकिन हमको ये पता चल जाता था कि कौन प्रेसिडेंट और कहाँ का प्रेसिडेंट है, क्योंकि उस समय बस्तर से लेकर समझ लीजिए आप 110 कॉलेज थे। ओके। सरायपाली से लेकर डोंगरगढ़ तक, हाँ। और यहाँ से पूरा समझ लीजिए आप बैलाडीला, वहाँ कॉलेज तक के 110 कॉलेज के प्रेसिडेंट और यूआर हमको वोट करते थे। उस समय नियम ये था कि जो प्रेसिडेंट रहेगा कॉलेज का, वही यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ेगा, या जो यूआर रहेगा, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं छत्तीसगढ़ कॉलेज का अध्यक्ष था, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। कार्यकाल उस समय एक साल का होता था, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट मतलब उस समय कैबिनेट मंत्री से ज़्यादा पावरफुल होता था, क्योंकि वो पूरे छात्रों का लीडर होता था। हाँ, फिर नेता भी उसी प्रकार से उन्हें साधते भी थे। हाँ, उस समय के दौर में। हाँ, पॉलिटिशियन जो होते थे वो ऑनर बहुत करते थे, क्योंकि जानते थे ये बड़ा मूवमेंट होता है, और ये लोग इनको तो कुछ चाहिए नहीं, तो स्टूडेंट की बात ही करेंगे, उनकी भलाई की ही बात करेंगे, नई फैकल्टीज़ की बात करेंगे, प्रोफेसर्स की बात करेंगे, या इनजस्टिस जिन बच्चों के साथ हो रहा है, रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं, मान लो अभी कई बार पढ़ने को आता है आपको, परीक्षा हो गया, रिजल्ट नहीं निकल रहा है, पुलिस भर्ती हो गई, रिजल्ट नहीं निकल रहा है। और हमारे दौर में ये जितनी भर्तियां होती थी, चाहे वो टीचर की हो चाहे वो हो, उसमें सब हम लोगों का इंटरफेरेंस होता था सरकार के साथ, और विद इन टाइम रिजल्ट निकलता था। तो ये खूबी थी। अब आप देखें ना, हाई कोर्ट जा रहा है आदमी, 50,000 60,000 लोग धरना स्थल तूता में बैठे हैं बेचारे,
रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो ये बहुत दुखद स्थिति है। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए किसी भी सरकार के साथ, सरकार किसी की भी हो। छत्तीसगढ़ में वन मैन आर्मी चल रहा है। किन मामलों में? हर मामलों में। कौन सा मामला छूटा है? पावर सेंटर से लेकर के नीचे तक के कि कौन है आखिर पावर सेंटर, किसी को पता नहीं चल रहा है सरकार किसकी है। हाँ, अभी तो यही है कि सोमवार को अलग पावरफुल आदमी रहता है, मंगलवार को फलाना मंत्री वही है, उसी में चल रहा है। अगला दिन आता है नहीं ये नहीं है वो है। हाँ, यही अभी दौर है। देखने को मिल रहा है ऐसा कि डिसीजन कौन लेगा ये पता नहीं चलता। अधिकारी भी सशंकित रहते हैं। हाँ। कई बार हम लोगों से बात भी होती है तो वो लोग कह देते हैं कि पता नहीं यार काम होगा कि नहीं। अभी आज का दिन किसका है पता नहीं है। हाँ, नहीं, वो सेक्रेटरी ही बोल रहा है। वो वैष्णव देवी में दर्शन करने जाते हैं ना, तो आदमी पूछता है पहुंचोगे कैसे, तो लंबी लाइन लगी रहती है। ये आदमी लगा रहता है लाइन में, धक्का मारते 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 सपोर्ट बोलते हैं। हाँ, लोग, कई लोग धक्का मारते मारते देवी तक बेचारा पहुंचे जाता है। ठीक बात है, ऐसी स्थिति है। सरकार भी धक्के से चल रही है। उसको आखिरी तक नहीं पता चलता कि दर्शन कैसे हो गए। फिर सामने वाला बताते पीछे वाले तेरे धक्का मारा, उसने उसको धक्का मारा, बस वो भी पुलिस वाला कहीं बीच में आके निकाल दिया तो दर्शन भी नहीं होता। छत्तीसगढ़ की स्थिति है। सरकार 2018 में कांग्रेस की बन चुकी थी। ऐसी क्या बात हुई, कहाँ पे गेम बिगड़ा कि 2019 में लोकसभा चुनाव आप हार गए? देखिए, वो दौर जो था वो पुलवामा में एक घटना हुई थी, आपको याद होगा। बहुत बड़ी घटना हुई थी। अब वो हुई थी कि कराई गई थी, वो आज तक ये आज तक संशय का विषय। मेरा जो चुनाव था वो थर्ड फेज में था। फर्स्ट फेज में अगर चुनाव होता तो पुलवामा को उतना असर नहीं था। सेकंड फेज में वेव शुरू हुआ और थर्ड फेज के इलेक्शन हमारे छत्तीसगढ़ में थे। उसमें सब हम लोग फंस गए। और वो उस समय फिर जब सुनामी आती है तो वो ये नहीं देखती कि ये राज्यपाल का घर है कि ये मुख्यमंत्री का घर है। उस लहर में तो सब लोग पार हो जाते हैं। हाँ। तो बस वही दौर था। और उसमें कोई भी एक आदमी भी नहीं कहता था। मुझे तो आश्चर्य में पड़ गया। मैं काउंटिंग खत्म होने के बाद मैं लगभग 3 महीने लोगों से मिलता था तो लोग यही कहते थे, गांव का गांव कहता था हम तो ही वोट देंगे। कहाँ कई के गांव तो ऐसे गांव हैं जिसमें से कांग्रेस को 80% वोट मिलता था, उस गांव में 20% वोट मिला और आज भी वापस 80% वोट वहां मिलता है। तो ये तो हम लोग को तो नहीं मालूम, लेकिन जो लोग बार बार बोलते हैं कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी है या ऐसा कुछ है, तब हम जो चीज को नहीं देखें तो उसकी प्रामाणिकता पर हम कुछ कह भी नहीं सकते। जब नहीं देखे तो हम कौन होते हैं बोलने वाले, या हमारी बात सुनेगा कौन। लेकिन जब चुनाव ना हो गए, सुनील सोनी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब बन गए, उसके काउंटिंग के एक दिन पहले शहर के बड़े पत्रकार सारे लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि 20-25 हज़ार मैक्सिमम, इसी से फैसला होगा। मैं तो इतने वोट से हारने का तो मतलब ना, वो कैंडिडेट जो था भाजपा के वो भी तो कहते ना इस बात को कि नहीं भाई एक तरफा है, या और भी तो लोग कहते ना, लेकिन समझ में नहीं आया। भैया, जब 2019 के बाद में आपने लोकसभा चुनाव लड़ा तो आपको नहीं लगा कि वापस पार्षद चुनाव आपको नहीं लड़ना चाहिए था? वो एक्चुअल में क्या था, सिस्टम चेंज हो गया था, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन होता था मेयर का। हाँ। उसमें सरकार ने नियम बदल दिया कि अब जो पार्षद बनेगा वही महापौर बनेगा। तो मुझे सिस्टम में पार्टी ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े बड़े बिग गन, सुभाष तिवारी जी, प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी, संजय श्रीवास्तव जी, सारे जो बीजेपी के बिग गन थे वो सारे लोग चुनाव लड़ रहे थे। तो हमारे पार्टी से जो प्रभारी थे रमेश चौबे जी हमारे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव तो आपको लड़ना पड़ेगा। तो अब पार्टी का आदेश था, तो चूंकि सिस्टम अब ये था कि पार्षद से महापौर बनना था। भैया, मेयर के लिए आप प्रोजेक्ट थे, कई लोग सोच रहे थे, ना सिर्फ पार्टी में बल्कि बाकी लोग भी सोच रहे थे कि प्रमोद दुबे जी जब इतने कम नंबर से सडन जब कांग्रेस ने इजाफा किया तो जाहिर सी बात है कि प्रमोद दुबे को ही इसके लिए गिफ्ट दिया जाएगा। तो ऐन समय में ऐसी क्या सेटिंग थी एजाज ढेबर की कि बाजी उन्होंने मार ली
और आपको कुछ नहीं मिला। त्रिया चरित्रम च पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानती। हम्म औरत के चरित्र और पुरुष के भाग्य के बारे में भगवान भी नहीं जानता। हम्म इसलिए बीती ताई विचार दे आगे की सुधि नहीं। अब वो समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ भाग्य में अगर नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो आप कई बार देखे होंगे कि एक कार में 4 लोग जाते रहते हैं, एक जन बच जाता है, 3 जन की डेथ हो जाती है। तो वो भाग्यशाली आदमी है। भाग्यशाली आदमी है। इसलिए एजाज ढेबर भाग्यशाली आदमी था, वो बन गया। हाँ। मेरे भाग्य में हो सकता है कुछ राहु केतु या शनि की महादशा जो हम लोग सुनते हैं वो कुछ ना कुछ रहा होगा, हाँ। इसलिए मैं नहीं बन पाया। तो कुछ पार्षद आपके शनि बन गए थे या फिर क्या था ऐसा कुछ? नहीं, उनका कोई दोष नहीं था। ओके। हाँ, वो उनका कोई दोष नहीं था। वो सब ऊपर से चलते ही, ये सब गेम तो जानते हैं आप। हाँ, हाँ। नीचे विशेष कुछ नहीं। पार्षद अब वैसे भी चूंकि मैं महापौर था इसलिए सारे पार्षद की इच्छा भी थी, उन्होंने कह भी दिया था कि नहीं इन्हीं को बनाइए। ओके। मतलब आपको? हाँ हाँ, वो तो ऑब्वियसली मैं सोच रहा हूँ कि जब अब विषय था, सब कुछ क्लियर था, वो जानते तो है आप। खेला हो गया। राजनीति में कई बार लोग कहते थे ना कि भाई कर्ण तो सगा भाई था ना पांडवों के, लेकिन चक्का जब बदल रहा था तो अर्जुन भी बड़ा संशय में आ गया था कि इनको मारूं कि नहीं मारूं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं इसको मारो। वो कर्ण उस समय मैं था हो गया। मैं तो चक्का बदलने। बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे हैं आप। भैया उसके बाद भी जब एजाज ढेबर को कमान मिली, राज्य में कांग्रेस की सत्ता, संगठन में आपके लोग, निगम में एजाज ढेबर, सब कुछ ठीक था क्या? नहीं, अब देखिए इसका लेखा जोखा मैं नहीं दे सकता सब कुछ ठीक था क्या। क्यों? क्योंकि हम लोग पब्लिक फिगर हैं और पब्लिक ओपिनियन जो आती है वही हमारी अपनी ओपिनियन है। मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं कि मैं सफल था, फलाना जो था वो असफल था। भाई वो जनता तय करती है, उसके बाद आपको परिणाम दे देती है। तो अब सब तो आपके सामने है। नहीं, उसके बाद में ही सारी चीजें पलटी। राज्य में शासन, निगम में शासन, सब कुछ ठीक होने के बावजूद कांग्रेस के लिए स्थिति बद से बदतर और आ गए 6 पार्षदों में। तो कहीं ये नहीं लगा कि फेलियर था निगम का चुनाव जो है, कांग्रेस को ले डूबा? ये हमारे आत्ममंथन का विषय है और इसको गहराई से हम सबको सोचने की आवश्यकता है कि हम कभी किसी भी दौर में इतना नीचे कभी नहीं आए थे कि हमारे 6-7 पार्षद जीते। ये तो कभी कल्पना में भी, सपने में भी ये चीजें नहीं आती थी। हकीकत की बात तो बहुत दूर है और हकीकत में उन चीजों को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं तो स्वीकार तो करना पड़ेगा कि हमसे बड़ी चूक हुई है, हम लोगों से बड़ी गलती हुई है। हमारे नेताओं का कॉन्फिडेंस नहीं, वो कॉन्फिडेंस जो था या हम लोगों का कॉन्फिडेंस जो था वो ओवर कॉन्फिडेंस पे बदल गया था। तो जनता ने बता दिया हमको। उसकी बात की जो स्थिति है, जब हम नज़र डालें कि बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ आपके रिश्ते, जैसे शहर में एक आम चर्चा है कि प्रमोद दुबे जी और बृजमोहन अग्रवाल जी के काफ़ी रिश्ते अच्छे हैं, जिसके चलते एक जो और बात चर्चा में है वो ये है कि जब आपको लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए फिर से नाम आपका तय हुआ तो शायद आपने मना कर दिया। ऐसी कोई बात थी क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो अब राजनीति में जानते तो हैं आप, अफवाह और ये जो चलता है कि गरियाबंद में अगर किसी को एक थप्पड़ पड़ गया तो राजनीति में रायपुर आते तक के उसकी हत्या हो जाती है। जाने के बाद आप पता चलेगा अरे इसका तो केवल गाल लाल है, केवल एक ही थप्पड़ पड़ा था। बातें तो बहुत हुई भी है। ये भी हुआ है कि राहुल गांधी फिर उसके बाद नाराज हो गए कि इन्होंने मना क्यों कर दिया, आपसी दोस्ती के कारण मना कर दिया क्या, क्यों नहीं लड़े। विकास उपाध्याय का फिर नाम सामने आया तो प्रमोद दुबे का नाम काफी हाईलाइट था कि वही लड़ेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये जरूर है कि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी सीनियर स्टूडेंट लीडर रहे और वो सीनियर स्टूडेंट लीडर होने के साथ साथ
एक जब हम लोग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गए थे तब वो फाइनल में थे। तो स्वाभाविक तौर पर एक स्टूडेंट लीडर का, मैं पहले भी बताया आपको, स्टूडेंट लीडर का स्टूडेंट लीडर के प्रति झुकाव, लगाव रहता ही था और आज भी है इस दौर में। उनकी विचारधारा अलग है उनके पार्टी की, मेरी पार्टी की विचारधारा अलग है। विचारधारा का टकराव चुनाव के समय हो जाता है। उसके बाद का दौर ऐसा रहता है कि अब हमारा घर ब्राह्मणपारा में, उनका घर राम सागर पारा में, और हमारे बड़े वाले भैया के वो दोस्त। तो ये पारिवारिक चीज़ें होती थी उस समय की राजनीति में, और आज की राजनीति में ये बड़ा फर्क आ गया कि लोग अजीब सी बात करने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। मतलब अब त्योहार में वो हमारे घर आ जाते थे तो होली में हम लोग उनके घर चल देते थे, क्योंकि उनके जो छोटे भाई थे वो मेरे कॉलेज के दोस्त थे, योगेश अग्रवाल। जी। हाँ, हम दोनों कॉलेज के सहपाठी रहे। अब उनको वो बृजमोहन जी से जोड़ करके देखना, भाई मेरा तो वो दोस्त बचपन से था ना, तो उसके घर में मैं बृजमोहन अग्रवाल जी के कारण नहीं जाता था। मैं चूंकि मेरा दोस्त था, वो मैं उसके घर जाता था, वो हमारे घर आते थे। तो ये अब इस चीज को आज के सोच में आदमी वो दूसरी चीजों की ओर सोचना शुरू कर देता है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। हाँ, उनका सम्मान बहुत करते हैं हम लोग आज भी। क्यों नहीं? कांग्रेस में भी कॉन्स्पिरेसी के चलते कई लोगों की बलि चढ़ा दी जाती है, जैसे कि हम देख रहे हैं। आपकी अगर तरफ देखें तो कॉन्स्पिरेसी प्रमोद दुबे के लिए भी कम नहीं हुई। अप्पू वाडिया जो निर्दलीय चुनाव लड़ा उन्होंने आपके खिलाफ में, तो ऐसी कौन सी कॉन्स्पिरेसी थी प्रमोद दुबे के खिलाफ, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। अब राजनीति है साहब। हाँ, राजनीति में अगर आप महाभारत को पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। आप अपने घर से भी निकलेंगे ना, तो माइंड मेकअप करके चलेंगे कि तात श्री मृत्यु सैया में सोए हैं। कोई अगर अर्जुन मिल गया कि बाण से पानी उसको पिला दिया तो वो उसका भाग्य है, ये जान लीजिए आप। अन्यथा ये राजनीति और महाभारत का युद्ध बिल्कुल एक है। आपको लड़ना है और आपको बाकी की चीजों के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि आपका कौन साथ दे रहा है, नहीं दे रहा है, इन सारी चीजों को। उसके बाद भूपेश बघेल ने आपको लड्डू खिलाया, जिसकी भी चर्चाएं बहुत हुई। हाँ, चलता है लड्डू पेड़ा सब चर्चाओं में रहते हैं। ये तो सब चीजें हैं, समय के साथ साथ आती हैं जाती हैं। भैया, इसके बाद भी जब हम देखते हैं शहर में, अगर रायपुर शहर की बात करें तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, जब बड़े बड़े चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, ऐसा क्या कारण होता है कि कांग्रेस अपने ही कुनबे में, अपनी ही जगह पर बूथ में बड़े बड़े चेहरे फेल हो जाते हैं। अपने चेहरों को बचाने के लिए बूथ में जो पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं वो बूथ में भी नहीं पार्टी को लीड दिला पाते। देखिए, हमारी जो कांग्रेस पार्टी और भाजपा में बेसिक फर्क ये है कि हमारी मास बेस पार्टी थी और बीजेपी जो थी वो सांगठनिक बेस पार्टी थी। हमने समय रहते अपने संगठन को मजबूत नहीं किया। इसका खामियाजा हमको आज तक भोगना पड़ रहा है। आपको याद दिलाऊं मैं कि करुणा शुक्ला जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी जी, वो कांग्रेस आई। तब उन्होंने हमको संगठन की संरचना के बारे में समझाया। तब हम ये बूथ को जाने समझे कि बूथ में काम कैसे किया जाता है, सेक्टर में काम कैसे किया जाता है, जोन में काम कैसे किया जाता है। तब अब हमको संगठन को बनाने में हमको अब बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और वही बीजेपी जो थी वो अपने सांगठनिक ढांचों को बहुत मजबूत कर ली। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आज के दौर में, आदमी कहा जाता है कि संगठन में शक्ति है, क्यों कहते हैं भाई ये 5 उंगली है ऐसे में, तो आपको स्वाभाविक है जब ऐसे हो जाता है तो ताकत बन जाती है। ये कमियां हम लोगों में रही और उन्हीं कमियों को हम बहुत तेजी से दूर कर रहे हैं। अब आने वाले समय में हम लोग बूथ सेक्टर, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा मंडल बनाया हम लोगों ने, मंडल, कांग्रेस में ब्लॉक मंडल बनने लगे। तो इन चीजों से हमने सीखा कि हमें क्या कमियां थी और अब संगठन काफी मजबूत होने की दिशा में अग्रसर है। वो भी जब गुटों में ना बदले
या ना नहीं, बटे गुट तब? तो सब जगह रहता है, कहाँ नहीं रहता। आप मेरे को बताइए, कोई भाजपा में गुट नहीं है क्या? अरे हर 8 दिन में तो ब्रजमोहन अग्रवाल जी चिट्ठी लिखते हैं। अब इसको क्या कहेंगे आप? विजय बघेल जी चिट्ठी लिखे, भाई इनके यहाँ कौन बच्चा चिट्ठी नहीं लिखने से? पुरंदर मिश्रा जी रायपुर के लिए चिट्ठी लिखी दी है, राजेश मुनत जी ने चिट्ठी राजेश मुनत जी चिट्ठी लिख दिए, और अजय चंद्राकर जी को चिट्ठी लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो फायर वो जो बोल दिए वो चिट्ठी है। विपक्ष की जरूरत नहीं है बीजेपी हाँ, नहीं, विपक्ष क्या है, वो चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा नेता, हाँ, देश नहीं। हाँ, जहाँ वो चले गए, जहाँ ना वो चले जाए। ओके। भैया, जब हम देखते हैं कि प्रमोद दुबे की छवि पर कोई दाग तो लगा नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है जो प्रमोद दुबे उसके बाद में, जब चुनाव हुआ आपके और जो निगम का चुनाव हुआ और जब एजाज ढेबर को बना दिया गया, उसके बाद में प्रमोद दुबे की सक्रियता थोड़ी कम ज़्यादा दिख रही थी, ऐसा क्यों? अब आदमी का शरीर है या पावर है, ये समय समय पर तासीर ऊपर नीचे होती रहती है। आप देखिएगा ना, कभी मौसम बदलता है तो बुखार आ जाता है, तो आदमी पूछता है भाई बुखार कैसे आ गया? मौसम का तकाजा है। तो राजनीति में भी मौसम का तकाजा रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन सभापति रहते हुए भी जिस प्रकार से सदन मैंने चलाया 5 सालों में, वो बिल्कुल मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं निष्पक्ष होकर के सदन चलाया। मैं कोई पक्षपात कभी नहीं किया। चाहे वो मीनल चौबे जी नेता प्रतिपक्ष रही हो, उस समय कांग्रेस के लोगों को लगता था कि मैं उनको मौके कम देता हूँ, लेकिन जो अगर कहीं आप निष्पक्षता से बात करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर कहीं आप विपक्ष को थोड़ा ज्यादा समय देंगे तो आप ही निखरेंगे। ठीक बात है, क्योंकि भाई वो तो सदन है, सदन में आपको दर्पण दिखाने का काम होता है कि आपकी कमियां क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है। उसको पॉजिटिव ढंग से अगर आप लोगे तो स्वाभाविक अधिकारी ही गलती कर रहा है तो आपको सब सत्ता पक्ष वाले थोड़ी बताएंगे। आज के दौर में आईना ही तो पसंद नहीं है भैया, वो अपनी अपनी सोच है, जिसको आईना पसंद नहीं है वही लोग का चेहरा धूल धूसरित दिख रहा है। हाँ, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार थोड़ी है। हाँ, भाई आईना को साफ कर नहीं रहे हैं, हाँ, और चेहरे की चमक बरकरार रहे कह रहे हैं, तो ऐसे कैसे होगा? हाँ, ये भी है। हाँ, इशारों में आपने बहुत सारी कुछ बातें कह दी है। भैया, आत्मानंद स्कूल जो आपके सरकार में एक योजना थी, वो आज हालात उसके ठीक नहीं है। शहर की बात करें और भी जगहों की बात करें, आपने उस मुद्दे को उठाया भी है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में 5-6 चीजें बहुत शानदार जिसको कह सकते हैं, उसमें आत्मानंद की स्कूल एक बड़ी सोच का निर्णय था। कि आप देखिए, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ जिसको आप जानते होंगे, आर.डी. तिवारी स्कूल, रामदयाल तिवारी स्कूल, हाँ, है ना? वहाँ बच्चों की दर्ज संख्या मात्र 112-115 रह गई थी। वो स्कूल इतना बड़ा स्कूल था, बंद होने के कगार में आ गया था। आत्मानंद स्कूल जैसे ही बना वहाँ एडमिशन की संख्या हो गई 1190, 10 गुना, और आवेदन कितने आने लगे? 10,000, 11,000। जिन स्कूलों में बच्चा पकड़ने के लिए जाते थे कि हम आओ एडमिशन ले लो, उसमें भीड़ लगनी शुरू हो गई। बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगा। अवनीश शरण जी कलेक्टर थे, उनका बेटा आत्मानंद स्कूल में पढ़ रहा था। अपने बेटे को ले जाकर के उन्होंने आत्मानंद स्कूल में भर्ती किया। ये एक बड़ा मैसेज था कि मेरे यहाँ काम करने वाली बाई थी, उसका बेटा भी वहीं पढ़ रहा है और कलेक्टर का बेटा भी आजू बाजू में पढ़ रहा है। तो इससे बड़े गौरव की क्या बात होगी? क्या बात थी? और दूसरी बात ये थी कि इन 5-6 सालों में आपने देखा होगा कि मेरिट लिस्ट पहले प्राइवेट स्कूलों की बनती थी। जब से आत्मानंद स्कूल खुला तब से 1, 2, 3, 4 में आत्मानंद स्कूल के बच्चे मेरिट में आने लगे। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। देखिए, आज मैं आपको बड़े खुली तौर पर कहूँ कि जो ये बार बार होता है, ये बोलते हैं धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। मैं उस पर भी आने वाला था। तो धर्मांतरण का बड़ा कारण यही है कि आप शिक्षा को महंगी कर देंगे, आप स्वास्थ्य को महंगी कर देंगे। मेरे को तो और तब ज्यादा दुख होता है कि प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए ओपी चौधरी साहब जाते हैं। अरे आप सरकारी स्कूल का उद्घाटन करो ना, कितना गर्व लगेगा कि मैंने अंग्रेजी मीडियम का स्कूल खोला।
आप प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन करने जा रहे हो, एक पेज का विज्ञापन है। सरकारी अस्पताल का उद्घाटन करो ना आप, लोगों को गर्व होगा कि ये मेरे लिए है। अब वो इतना बड़ा विज्ञापन में जिसका है, उसको तो खाली ब्लड प्रेशर चेक कराने का उसका 20,000 रुपया लगेगा, उसमें क्या गर्व करने की बात। तो ये आत्मानंद स्कूल जो था वो छत्तीसगढ़ के बच्चों के और पेरेंट्स की आत्मा है उसमें। इस चीज़ों को थोड़ा सा सरकार को मैं तो आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, आरोप प्रत्यारोप या इसमें राजनीति बिल्कुल मन में एक भी नहीं आएगी। स्कूल को आप बहुत अच्छे से कर दीजिए। भाई अमेरिका के लोग केजरीवाल के स्कूल को देखने दिल्ली आए थे, आप सोचिए। ठीक बात है। आज क्यों नहीं होना चाहिए? छत्तीसगढ़ में इतने गरीब परिवार के बच्चे हैं। भाई आपका बच्चा कलेक्टर बन जाएगा तो किसको गर्व नहीं होगा? या इंग्लिश मीडियम में जो आदमी बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिया तो अपने 20-25 हज़ार के लायक वो संसाधन जुटा ही लेगा। तो उन चीज़ों से सरकार को थोड़ा सा सेंसिटिवली उसको लेना चाहिए। और 273 स्कूल खोले थे भूपेश बघेल जी ने। अब मुश्किल इस बात का हो गया है कि 5 लाख रुपए उसको ग्रांट मिलता था एक साल में, उसको 80,000 कर दिए। कोई प्रिंसिपल कैसे चलाएगा बेचारा? अब जो सेटअप था 40 लोगों का, टीचरों का सेटअप था, हर जगह 5-5, 6-6 लोग कम हो गए। तो कैसे बच्चा आपका आगे पढ़ेगा? एक तरफ आदरणीय अमित शाह जी यहाँ का नक्सलवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ 10,463 स्कूल आप बंद कर देते हो, और जो आत्मानंद स्कूल है उसकी आत्मा से आत्मा निकाल ले रहे हो, सरकारीकरण कर दिया आप, और बोल रहे हैं पीएम श्री में ले लिए। अरे कहाँ की बात कहाँ कर देते ये लोग भी समझ में नहीं आता। पीएम श्री क्या होता है इनको मालूम नहीं कि पीएम श्री में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया जाता है भाई। ठीक बात है। और आत्मानंद स्कूल में डीएमएफ का पैसा दिया जाता था, और चूंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का पैसा बहुत अच्छे तादाद में आता है। ठीक बात है। और वो शिक्षा में खर्च हो रहा है। कितनी अच्छी बात है। अभी मैं वो एक मंत्री जी का मैं भाषण सुन रहा था, कांग्रेस ने उसमें सेटअप नहीं दिया, ये नहीं। अरे ठीक है, हमने सेटअप नहीं दिया, जो भी हुआ 3 साल में आपको रिजल्ट तो दिया ना, बच्चे मेरिट में आए ना, हमसे कोई कमी हो गई, आप उसको अच्छा कर दो ना भाई। आपका नाम लेंगे लोग, 2 साल में आपकी सरकार हो गई, और अच्छा कर दो आप। पीएम श्री के बाद सीएम श्री कर दीजिए आप, लेकिन बच्चों को तो भला कर दीजिए। बस हमारा यही निवेदन। हर चीज में पॉलिटिक्स, हर चीज को इस दृष्टिकोण से आदमी को नहीं देखना चाहिए, वरना छत्तीसगढ़ की बर्बादी के अगर कहीं शिलालेख में नाम लिखा जाएगा तो इन लोगों को छोड़ा भी नहीं जाएगा। अब भगवान से भी डरना चाहिए आदमी को। मनुज बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। अब भिलन लुटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तो समय का चक्र है, ज्यादा घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। उपलब्धि है। अरे इतनी बड़ी उपलब्धि है कि ट्रंप भी ताली बजा दे। भैया, धर्मांतरण की आपने जो बात कही, आज धर्मांतरण को आप कैसे देखेंगे? उसी में मैं दूसरा सवाल जोड़ रहा हूँ। राजिम के दूधकैया गांव में जो घटना हुई, जिसमें गांव पूरा विरोध में आ गया, और ऐसी कई जगहें हैं जिले में, प्रदेश में, तो क्या स्थिति बनेगी धीरे धीरे? धर्मांतरण देखिए, खाली नाम का रह जाएगा धर्मांतरण बंद करना, या फिर क्या है? अभी छत्तीसगढ़ के 33-34 जिले हैं। आप हर जिले में, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां शांत हो। आप एक यहाँ पे को उदाहरण दिया राजिम के बाद दूधकैया गांव का। कल मैं पेपर पढ़ा रात को, फिर धमतरी के पास किसी गांव में वो लाश को गड़ाने नहीं दिए, हाँ, लाश को बाहर निकाल। ये बड़ा मुद्दा है कि धर्मांतरण के बाद आजकल ये ट्रेंड बन गया है। कभी आपने और हमने ये सुना था कि छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं, इक्का दुक्का कोई बहुत अंदर में होता रहा होगा तो बात। आज धर्मांतरण के पीछे सरकार को ये सोचने की आवश्यकता है कि मेरे घर के पास एक आदमी धर्मांतरित हो गया, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम तो अच्छे खासे थे, तो बोले साहब आप ही का बच्चे पास अंग्रेजी मीडियम में पढ़े क्या? हम इससे धर्मांतरित हुए हैं कि हमारा बच्चे का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ, उसकी फीस एकदम कम है, मैं रिक्शा चलाता हूँ। मैं निरुत्तर हो गया कि उसके धर्मांतरित होने का कारण क्या था, उसने बता दिया कि मैं फीस नहीं पटा सकता, कम फीस पटा। अब कम फीस में वो डीपीएस में तो भर्ती कर नहीं सकेगा बेचारा। तो आज आप देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग में आप कोई एम्स हॉस्पिटल में आपको बेड नहीं मिलेगा, 1 महीने बाद आपको बेड मिलेगा।
अब मजबूरी है आपको, आप इलाज कराने अस्पताल जाओगे प्राइवेट अस्पताल में, तो आपका तो 5 एकड़ ज़मीन है तो 1 एकड़ में हो जाएगा। मैं तो कई डॉक्टरों को ऐसे जानता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता, कि उनके यहाँ 3-3 4-4 अलमारी ऋण पुस्तिका है इलाज के नाम से। बेचारा क्या करेगा, 2 एकड़ ज़मीन को उसको नाम से रजिस्टर किया है। ओह माय गुडनेस। ऐसे कई डॉक्टरों को जानता हूँ मैं, नाम यहाँ लेना उचित नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा कैसे गवाही देती ये मुझे समझ में नहीं आता। ऋण पुस्तिका है हजारों की संख्या में। यंगस्टर्स को बड़ी उम्मीद थी ओपी चौधरी जी से, जब वो थे, तो मैं तो जब महापौर था तब वो कलेक्टर थे, तो उनको ऐसा, मुझे ऐसा लगता था कि इस आदमी को मिनिस्टर बनना चाहिए, तब ऐसा बात करते थे। और आज तो ऐसा, अरे बाप रे, लगता है कि ओपी चौधरी जी का वो जो आत्मा थी वो चली गई, नहीं उनमें आत्मा आ गई है, राजनेता हो गए भाई। कि अगर फेसबुक में अगर आप पढ़ लें तो सबसे ज्यादा कटाक्ष उन्हीं के लिए रहते हैं। अब पता नहीं वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, मैं नहीं जानता, लेकिन आपके माध्यम से उनसे आग्रह करूंगा कि अपने कमेंट्स जरूर पढ़ें और अपना आत्म मंथन करें वो, क्योंकि ये अंतरी मंत्री का जो पद है ये स्थायी नहीं है। रायपुर ग्रीन सिटी है, स्मार्ट सिटी है, फलाना सिटी है, ढिकना सिटी है, क्या मंत्री बंगले तक ही सीमित है? क्योंकि रायपुर को जो नाम आपने, और आप चाहे सरकार आपकी रही हो चाहे भाजपा की रही हो, नाम तो ऐसे ऐसे दिए गए, लेकिन वास्तविक रायपुर को अगर दूर से देखा जाता है, सुदूर इलाके से, तो बोलते हैं धूल का अंबार, गंदगी का अंबार, धूल का गुब्बारा, जिसमें संतोषी नगर, भाटागांव का बस स्टैंड, बनपुरी, उर्ला जैसे कई क्षेत्र हैं जो प्रभावित है, उसके चलते ये नाम दिए गए। तो हम क्या माने? नहीं, देखिए, ये मैं आपको खुशी के साथ कह सकता हूँ कि स्मार्ट सिटी मेरे कार्यकाल में बना। जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोगों ने बनाई उसको अप्रूव भी हुआ। और आपको एक और खुशी की बात बताऊं कि स्मार्ट सिटी 2 भागों में बनता है। एक होता है एबीडी एरिया, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्लान, ओके, और दूसरा होता है पेन सिटी, उसमें पूरा शहर आ जाता है। तो जैसे आप कह रहे हैं, तो कुछ अधिकारियों की ये मंशा जरूर थी कि वो शायद सोचते रहे होंगे कि मैं बहुत डीप इसमें नॉलेज रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ, लेकिन वो जो एबीडी एरिया था 770 एकड़, उसमें मैंने पुराने रायपुर को लिया, ओके, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्लान में। तो आज अगर आपको सभी तालाबों पर कहीं खूबसूरती दिखती है, चाहे आप किसी भी तालाब को ले लें, कंकाली तालाब को ले लें, खोखो तालाब को ले लें, रायपुर शहर तो मूलतः तालाबों और मंदिरों का ही शहर है। तो आपने देखा होगा कि सारे तालाबों का उन्नयन हुआ। अब मैं ये केवल इतना आग्रह करता हूं आपके माध्यम से वर्तमान मेयर से कि जो चीजें हैं उसी को मेंटेन कर ले। वो आपके शहर में अगर मैं गिनाना शुरू करूं कि पहला काम मैंने क्या किया, तो पहले काम मैंने तेलीबांधा का 82 मीटर का झंडा लगाया। उसके बाद तेलीबांधा तालाब को बनाया। तेलीबांधा तालाब खत्म हो गया था, आपको पता है। हाँ, उसके बाद मैंने कटरा तालाब बनाया। कटरा तालाब का अस्तित्व खत्म हो गया था, जिसको केटी बोलते हैं लोग, ठीक। अब उसके बाद मैंने ऑक्सीजन बनाया आपके सामने। हाँ जी, ठीक। शहर के बीच में ऑक्सीजन बनाया, कितनी चैलेंज वाली बात थी। उसके बाद मैंने आपके मल्टी लेवल पार्किंग बनाई। उसके बाद मैंने जवाहर बाजार बनाया। उसके बाद मैंने सुभाष स्टेडियम बनाया। उसके बाद मैंने गार्डनों के उन्नयन किया। उसमें फिर मैंने ओपन जिम लगाया। उसके बाद फिर आप देखिए कि विसर्जन कुंड बनाया मैंने। सारे तालाबों में मैंने जो पीओपी का गणेश होता था उसकी मूर्ति विसर्जन बंद कराया, मिट्टी के गणेश चालू कराया मैंने। आपका विसर्जन कुंड जो बना है उसको नेशनल ट्रेन ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दिया। आपका सबसे पहले जहां से आपने शुरुआत किया कि देख 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 तू यहाँ वहां ना देख, 6 बजे सवेरे से, ये कहाँ से आया प्लान? ये ऐसे आपके जैसे हमारे दोस्त यार छोटे भाई बैठे थे, तो मैं ऐसी सर्वे करवाई कि रायपुर शहर में कुल कितने मुक्कड़ हैं। तो आश्चर्य पड़ गया, 6874 मुक्कड़ थे। सब लोग अपने घर से बाहर निकाल के कूड़ा को डाल देते थे। अब वो कूड़ों का शहर बन गया था। तो ऐसी सब हम लोग बैठे थे। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमारा एक दोस्त है, वो एक्सपर्ट है। उसने बताया कि ऐसा ऐसा करो। तो प्लान ले जा करके हम लोग
उस समय के तत्कालीन मंत्री थे अमर अग्रवाल जी, उनको जाकर दिए और फिर सीएम साहब थे डॉक्टर रमन सिंह साहब, उनसे निवेदन किया तो फिर बोले अपने रिस्क में करो। तो हमने कहा सर बिल्कुल करेंगे। तो फिर अब ये शुरू हुआ तो उसके बाद फिर लोग बाहर कैसे निकलेंगे पूछे, तो दूसरे दोस्त ने बताया गाना बजवाओ। तो तीसरे ने फिर कहा कि गाना कैसे बजेगा, जिसमें कौन सा गाना बजाएंगे, वो भी एक शोध का विषय था। तो फिर उसमें ये चयन किया गया। फिर एक अच्छी बात यह है कि एक छत्तीसगढ़ी में भी आप सुनते होंगे कि हाथ बढ़ाओ संग संग आओ स्वच्छता के। अच्छा, हाँ, ठीक। ये ब्लाइंड जो स्कूल की बच्ची है, सरकारी स्कूल की बच्ची, उन्होंने गाया इस गाना। हाँ, वो उनका इंटरव्यू भी मैंने देखा है। हाँ, तो वो मैंने उन बच्चियों को प्लेटफॉर्म दिया कि नहीं हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है। तो फिर उस सुर को सुने तो वो बच्चों ने गाया, 3 बच्चियों ने गाया उस गाने को मिल करके। वो आज पूरे घरों में चलता है। और बहुत खुशी की बात यह है कि उनका सोशल स्टेटस अच्छा हो गया। अब उनकी एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी खुल गई है। ओके। वो पार्टियों में जाकर के ऑर्केस्ट्रा की उनकी टीम है, वो 20-21 हज़ार रुपया कोई भी उनको देता है हंस करके। तो वो लोग पूरा ऑर्केस्ट्रा में गाना गाते हैं, बहुत सुंदर गाना गाते हैं। हाँ। मतलब कई प्रोग्राम तो मैं ही कराते रहता हूँ। अभी 8 दिन पहले फिर से मैंने उनको प्लेटफॉर्म दिया था। ओके। तो आपके माध्यम से मैं आग्रह भी करूँगा लोगों से कि उन बच्चियों को, उनकी ऑर्केस्ट्रा पार्टी है, आप लाखों रुपए कहीं भी खर्च करते हैं, लेकिन उन बच्चियों को बुला करके एक बार आप उनके मुंह से गाना सुनेंगे, आप भाव विभोर हो जाएंगे। तीनों ब्लाइंड बच्चियां हैं। भैया इतना जब अभी देख रहे हैं, अभी भी गंदगी का आलम जो है वैसे का वैसे ही बना हुआ है। रायपुर राजधानी है, तो ये जो नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं स्वच्छता के, तो ये खरीदा जाता है कि सच में इसका पैमाना है कि भाई जांच करके इतनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है हर जगह? एक्चुअल में इसको बहुत सारे लोग नहीं समझते और आपने आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। एक्चुअल में जो स्वच्छता का अवार्ड होता है ना, ये स्वच्छता के लिए कम होता है। उसमें एक क्लॉज दिए जाते हैं अलग से कि ODF, ओके, ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब बाहर में कोई शौच तो नहीं जाता। इसको वो एक आम आदमी क्या समझता है कि स्वच्छता की रैंकिंग चल रही है। नहीं, उसमें आपको कह देंगे कि केवल बाजार को साफ करना है। तो आप क्या करोगे, 10 ठो बाजार है, उनके आने के पहले आप 10 बाजार को साफ कर देंगे। तो लोगों के मन में ये बहुत गलत फहमी है। वो अच्छा, न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद आदमी को लगता है स्वच्छता का अवार्ड मिल गया। हाँ। तो एक्चुअली वो स्वच्छता का अवार्ड नहीं होता। हर साल उसमें सब्जेक्ट वो चेंज कर देते हैं वो लोग। ओके। कभी देते हैं कि तालाब, और तालाब के साथ 2-3 चीजें और जोड़ देते हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। तो आदमी कहाँ फोकस कर रहा है, पूरे 20-22 तो तालाब में, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड। अच्छा। आज मैं आपके माध्यम से आपने बहुत ईमानदारी से ये चीज बताई है। हाँ, यही लोग है। समझेंगे एक्चुअल में। हाँ। ये तो लोग ढूंढते रहते हैं, यार स्वच्छता, मेरे यहाँ गंदगी पड़ी है, स्वच्छता हुई। कल ये अवार्ड लेके आया है, यहाँ पूरा नाली बजा रहा है। वो असमंजस में रहते हैं। उसका इससे कोई सरोकार नहीं है। ओके। हाँ, स्वच्छता में आपको, आपकी जो टीम काम करती है वही, जो देखिए ये अवार्ड कुछ नहीं होता, जनता आपको अवार्ड देती है। ये कौन सा अवार्ड है कि दिल्ली से आकर के अपना खुद ही पेपर निकाल रहे हैं, खुद ही पेपर जांच रहे हैं और खुद ही कर रहे हैं, मैं मेरिट में आ गया और खुद ही मैं अपना स्वागत करा ले रहा हूँ बाजा बजवा के। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको जनता अवार्ड दे ना। और हम लोग उसके लिए काम करते थे कि आप देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, आपको गर्व के साथ कह सकता हूँ कि रायपुर में पर डे 700 टन कचरा निकलता है और वो 700 टन के 700 टन का मैनेजमेंट होता है। इसमें से 40% RDF बनता है, 30% मैन्योर बनता है, खाद, और 30% जो है वो रिसाइकल रीयूज होता है। ये चीजें मैं आपके माध्यम से जानकारी दे रहा हूं कि भारत देश में बहुत कम शहर होंगे जिसमें सॉलिड वेस्ट का 100% मैनेजमेंट हो, और ये काम हम लोगों ने किया। मैं तो आज मैं आपके माध्यम से मैं माननीय महापौर जी से भी आग्रह करूंगा कि वो ये अधिकारियों के चक्कर में ज्यादा ना रहें। अपने इर्द गिर्द जो है ना, जो थिंकर लोग हैं, इस शहर को जो जानने वाले लोग हैं, भाई 5 साल मैं भी महापौर हूं ना, तो आपके सामने में मैंने 40 काम तो ऐसे गिना दिया आपको। ठीक बात है कि 10 काम बड़े
और 30-35 काम छोटे। मैंने तो नेकी की दीवार तक बनाई थी, आपको याद होगा तो, नेकी की दीवार कि गरीब आदमी के बीच में कपड़े वो हो जाते हैं। छोटे छोटी चीजें बनाई थी मैंने। आनंद समाज वाचनालय, छोटे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ वाचनालय में, खूब सुंदर उसका उन्नयन हुआ। तो ये चीज़ों को आप मैं ज़रूर करना चाहिए उनको, कि शहर में आप क्या किए ये आपको 5 साल बाद पता चलेगा। उस समय तो जितने अभी रोज उनको 100 लोग 500 लोग प्रणाम करते आते होंगे, वो ये मत समझे कि उनको प्रणाम कर रहे हैं, कुर्सी को प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे कुर्सी से उतरे कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, तो प्रमाण पत्र को लेकर की बात सामने आई भी है कि निगम में उसका जो जन्म मित्र प्रमाण पत्र बन रहा है, उसको लेकर के भी चेंजेस, बदलाव आ गए हैं, जिससे आम आदमी एकदम खासा परेशान है। हाँ, ये थोड़ा सा ये इन सब चीज़ों में, अब उससे बाल निकाल दोगे तो उसका वजन कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना भाई। शरीर से पूरे बाल को निकाल दोगे तो अब कितना वजन कम। नगर निगम 2 रुपया जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में लेती थी, उसको 50 रुपया कर दिया। अब 48 रुपया आप कहीं बढ़ा दिए, और 10 ठो आप रोज बना ही ले रहे हो, 100 ठो बना ले रहे हो, तो 4800 रुपया कमाने के लिए नगर निगम है जी। जिस नगर निगम का बजट 2000 करोड़ का हो, वहां आप जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी चीजों में आप 2 रुपया 50 रुपया कर दोगे तो आम आदमी क्या सोचेगा? अरे 2 का 10 रुपया कर लो, 5 रुपया कर लो। और इसमें पैसा कमाने की सोचता कैसे कोई आदमी, समझ में नहीं आता हमको। इन चीजों को तो छोड़ देना चाहिए। भाई जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, गुमास्ता लाइसेंस हो गया, ये तो सामान्य चीजें आप लीजिए, फीस कौन मना कर रहा है? लेकिन कितने गुना बढ़ा रहे हैं आप, 2 रुपया 50 रुपया। और उसके बाद फिर नया और नियम ले आए कि पंचनामा उसका कराना पड़ेगा। अरे भाई पहले शमशान घाट में जाकर के जो वहां का वो होता था, सर्टिफिकेट बना के देता था, ऑनलाइन आपको वो मिल जाता था मृत्यु प्रमाण पत्र। अब वो भी नहीं, अब वो उसको भी पेचीदा कर दिए। मतलब मृत्यु के बाद भी आदमी चक्कर काटे, चैन नहीं है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए भाई। मानवता भी तो कोई चीज होती है जीवन में, कुछ और उसको सरलीकृत कर दो। आप ये कर दो कि उसके घर में ले जाके पहुंचा दो, दिल से दुआ देगा आपको कि भाई मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र होने के बाद नगर निगम ने मेरे घर में लाके पहुंचाया। ये चीजें तो हो सकती है ना, ठीक बात है, कोई कठिन नहीं है। हाँ। आपको याद होगा भूपेश बघेल जी की सरकार में ये चीजें हुई थी। भले 50 रुपया लेते थे पहुंचाने का, लेकिन वो बेरोजगार लड़का रहता था तो मोटरसाइकिल में जाता था। ठीक बात है। आरटीओ का लाइसेंस हो गया था। हाँ। ये सारी चीजें घर पहुंचती है, अभी उसको बंद हो गया। जैसे भी हमारे पॉडकास्ट में हमने बकायदा एक पॉलिसी रखी थी कि हमारे गेस्ट से सवाल आप कर सकते हैं। तो जो रायपुर के लोकल्स थे उन्होंने हमको बहुत फ़ोन किया, रजिस्टर किए हमने उनके क्वेश्चंस। तो 1-2 कॉल्स है जो रजिस्टर हमने किया है, शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो। हाँ, और वो अपना सवाल पूछेंगे। उनका नाम है आदित्य धावना। हेलो, आदित्य धावना जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। मैं द पीएस शो से रोहित सोनी बात कर रहा हूँ। जी जी। अभी पॉडकास्ट चल रहा है और प्रमोद दुबे जी गेस्ट के रूप में यहाँ पे हैं। आपने रजिस्टर किया था, कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे आप उनसे। क्या क्वेश्चन था आपका? सर आपके टाइम में गार्डन्स बहुत सारी बनी और आपने ओपन जिम के लिए काम किया, जो जितने हमने देखा गार्डन में, और जो आपने इतना बड़ा रायपुर में मतलब इंडिया में मेरे ख्याल से सबसे ऊंचा झंडा आपने लगवाया था मरीन ड्राइव में। तो वो आइडिया आपके पास कहाँ से आया, और आपके टेन्योर में सबसे इम्पैक्टफुल डिसीजन और सबसे अच्छा काम कौन सा था जब आप मेयर थे? तो ओके, वो जवाब दे रहे हैं, आपने सुना? हाँ, मैंने सुन लिया। मेरे समय में सबसे अच्छा काम जो मेरे मन को अच्छा लगता है वो है शहर जो था वो तालाबों और मंदिरों का शहर है रायपुर शहर। और सारे तालाबों में लगभग 1 से 1.5 लाख मूर्तियां विसर्जित होती थी। उसके कारण तालाब पूरा खत्म हो जाता। तो उसको आपके जैसे लोगों ने हमें गाइड किया, सजेस्ट किया, एक्सपर्ट्स की राय ली। अब एक भी मूर्तियां तालाबों में विसर्जित नहीं होती, उसके लिए हमने खूब बड़ा विसर्जन कुंड बनाया महादेव घाट में। और सारे शहर की मूर्तियां जो है वो वहाँ जाकर विसर्जित होती हैं, और वहाँ का जो पानी है कुंड का वो रिसाइकिल होकर के रीयूज़ होने लायक होती है।
उसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हमको अवार्ड भी दिया। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम मुझे लगता है। हालांकि काम तो मैंने बहुत किए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर। वो कह भी ये रहे, उनका सवाल भी है कि गार्डन्स, ओपन जिम, ये आइडियाज आपको कहाँ से मिले और आपके टेन्योर में ये सब हुए, इतने सारे गार्डन्स बने? अरे कोई आइडिया नहीं है भैया, आपके इर्द गिर्द अच्छा रहेंगे, लोग रहेंगे तो आपको अच्छा आइडिया मिलेगा। हाँ। अकबर इसलिए महान नहीं था कि वो अच्छा राजा था, उसके नवरत्न बहुत अच्छे थे, चाहे वो बिरबल बोलो, टोडरमल बोलो। हाँ। तो नवरत्नों की बड़ी वो होती थी ना। ओके। तो आपके इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं, वो अगर अच्छी विचारधारा, अच्छे सोच के हैं, तो आपके शहर को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छे सजेशन मिलते हैं और उस पर काम किया जाता है। और उसी वैसी ही काम मैंने किया। मैं कोई भगवान का अवतार नहीं हूँ भाई। मेरे को आपके जैसे यूथ लोगों ने मैं तो एक कार्यक्रम कराता था, अगर सोनी जी आपको याद हो तो, मटर गश्ती। हाँ, तेलीबांधा में। हाँ, वहाँ हाँ। 25,000 लोग आते थे। अब वो पता नहीं है पॉलिटिकल उसका शिकार हो गई वो, वरना ये धावना जी को मैं बताना चाहूँगा, शायद धावना जी आप भी आते थे क्या वहाँ? हाँ, कभी आप आए थे क्या वहाँ जहाँ मटर गश्ती का कार्यक्रम होता था, वहाँ आते थे या क्या आप कभी आए? जी सर, आते थे सर। सर आपने हमारे कॉलोनी में जो गार्डन बनाया था सर, जो पूरा एरिया जो कब्जा हो गया था, उसमें आज भी आपका फोटो लगा हुआ है सर, हमारे कॉलोनी वालों के तरफ से। और आज भी वहाँ लिखा हुआ है कि थैंक यू प्रमोद दुबे जी ये गार्डन बनाने के लिए। अरे चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हम लोगों का जो खून बढ़ता है ना, या ऊर्जा बढ़ती है, कम से कम राजनीति में ये तो है कि 100 में 99 लोग गाली खाते हैं। मैं आज आपके फ़ोन में आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ भैया। तो धावना जी, ये प्रमोद दुबे जी ने आपका जवाब दिया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप रजिस्टर और भी करते रहिए, आपका मौका और कभी भी लग सकता है। ठीक, ओके, थैंक यू। तो ये मैं गेस्ट को बताना चाहता हूँ, और भी हमारे साथ में जो गेस्ट जुड़ेंगे तो आपके लिए भी मौका है कि जिसे आप चाहते हैं, जिसमें आप एडमायर करते हैं, तो उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं हमारे शो में। भैया बहुत भावुक लग रहा था वो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके एरिया की बात कर रहे थे वो। हाँ, वो शायद मुझे ऐसा लगा कि ये टैगोर नगर के आसपास। ओके। हाँ, ऐसा लगता है हाँ, मुझे। बता रहे हैं जैसे कि फोटोज लगे हुए हैं। हाँ, अभी थैंक यू बीच में भी एक महीना फोटो वायरल पहले हुआ था एक। ये 2-3 गार्डनों में लगे। एक आपको याद होगा कि कैंसर हॉस्पिटल है, हाँ, संजीव मेनन साहब का। अच्छा, मेमन। हाँ, हाँ, जो है ये रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के पास संजीवनी। वहाँ एक गार्डन मैंने बनवाया था। तो वो लोग मेंटेन करते हैं, डॉक्टर साहब लोग। ओके। वो लोगों ने उस उद्यान का नाम है अटल उद्यान। तो उसमें वो लोग बोर्ड में कहीं बाहर में ऐसा लिख के रखे हैं वो लोग, ये तो अलग जगह क्या है, लेकिन वो लोग बाहर में लिखे हैं आज भी ऐसा। ओके। मुझे किसी ने फोटो खींच कर भेजा था। जैसे भैया हम रायपुर में देखते हैं, इतने समय के बाद भी अव्यवस्था, गंदा पानी घर में घुस जाना, जल भराव, फिर कुछ ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में आज भी लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जैसे एक आपने देखा होगा अभी हाल में बरसात में किस तरह से घरों में पानी, गंदा पानी घुस गया, लोग नाली में गिर रहे हैं, ऐसे भी वीडियोस आए। तो रायपुर में आज भी अव्यवस्था है, जबकि राजधानी है। तो हमें, आपको नहीं लगता कि रायपुर को राजधानी की दर्जा मिला तो उसमें हमको भी राष्ट्रीय तौर पे बोलने में हिचक नहीं होती कि रायपुर राजधानी है और ये हालात है ज़मीन पर? नहीं, देखिए क्या है, ये शहर बहुत पुराना है और जब राजधानी बनी तो एकाएक आपको बताऊं मैं आपको कि यहाँ का पॉपुलेशन जो है वो 3 गुना बढ़ गया। अब 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ने में आपके घर में अगर 2 कमरे हैं और 20 लोग आ जा रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर अव्यवस्था होगी। ये पुराना शहर है। अब इसको रिव्यू होने की आवश्यकता है। शहर का फैलाव हो गया। पहले जो शहर था वो 118 वर्ग किलोमीटर में था। अब ये शहर जो है वो 235 वर्ग किलोमीटर में है। ओके। तो जो व्यवस्थित प्लान जिसको कहते हैं, वो व्यवस्थित प्लान नहीं बन पाया। इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पैसा भेजते हैं ना, तो ड्रेनेज सिस्टम जैसे है पूरा रायपुर शहर का, एक साथ पूरे ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है। अभी होता यह है कि 3 किलोमीटर की नाली बननी है तो आधा किलोमीटर का पैसा आ जाता है, आधा किलोमीटर के बाद फिर दूसरा पैसा आता है 2 साल बाद।
तो आधा किलोमीटर का ठेकेदार दूसरा रहता है, आधा किलोमीटर बाद का दूसरा ठेकेदार रहता है। जब तक वो पहली नाली टूटने के कगार पे आती तब तक नहीं, उसका लाइन लेंथ नहीं मिलाते, लाइन नहीं मिला। तो कुल मिलाकर के हाँ, आज की आवश्यकता, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, पूरे शहर का एक कंटूर प्लान बनना चाहिए और ड्रेनेज सिस्टम जो है और पीने के पानी की जो व्यवस्था है उस पर अभी सरकार को थोड़ा सा मदद करना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट बना देना चाहिए। आपके यहाँ देखिए, मैंने भरपूर पानी की टंकी बनाई है, पानी की कोई कमी नहीं है, केवल नीचे स्तर पर आपको काम करना है। भाई 17 टंकी थी जब मैं महापौर था, जब मैं बना, तो आज 44 टंकी है। सोच लीजिए आप, पानी की कोई कमी नहीं है। आपको आवश्यकता है 186 एमएलडी पानी की, आज शहर में 215 एमएलडी पानी आ रहा है। ओके। लेकिन बस वही है कि उसका मैनेजमेंट जो है ना, उसको प्रॉपर तरीके से अगर कर लें तो मुझे नहीं लगता कि शहर में न पानी की कमी है न इच्छा शक्ति अगर आपके पास है तो कोई चीज की कमी नहीं। 3800 सफाई कर्मचारी है। तो उन्होंने कहा कि विनय न मानत जलध जड़, गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब, भय भी न होई न प्रीत। आप जब भय तक में अच्छे काम, हाँ, जब तक आपके प्रति भय नहीं होगा तब तक आपका शहर किसी भी मामलों में नहीं सुधर सकता। ये आप नोट इट। चाहे वो पुलिस की बात हो, चाहे नगर निगम की बात हो, आपका भय तो होना चाहिए। अगर इंक्रोचमेंट कर रहा है तो उसमें मन में भय तो आनी चाहिए। भैया, इंक्रोचमेंट हम देखते हैं रायपुर में अकेले गरीबों पर क्यों होता है? जब झुग्गी झोपड़ी वाले कहीं पे ले जाके ठेला लगा देंगे, उनके तो कमाई का साधन नहीं है, तो उनको तोड़ दिया जाएगा। एनआईटी की जो चौपाटी है उसकी बात करें, उनको बेदखल कर दिया जाएगा क्योंकि उनका कहीं हक अधिकार ही नहीं है। और बड़े बड़े व्यापारी बड़े बड़ी संस्था लेके बैठे हैं, कब्जा करके रखे हैं, बड़े बड़े इंक्रोचमेंट है, उनको हटाने के लिए क्यों नगर निगम आगे नहीं आता? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एनआईटी के पास जो बनी थी वो चौपाटी नहीं है, वो यूथ हब था। और यूथ हब के कॉन्सेप्ट में एक फूड जोन उसमें होता है, जो उसमें पूरा पैरामीटर्स होते हैं कि यूथ हब में क्या क्या होता है। तो पढ़ने के लिए जगह होती है जिसको ओपन स्पेस कहते हैं, वो भी बना था। एनआईटी के पीछे में महिलाओं के लिए जिम बना था। उसी में एक जो था वो यूथ हब के नाम से, वो ये जो अच्छे शहर होते हैं, और वो बहुत खूबसूरत बना था। उसको देखने के लिए भुवनेश्वर से लेकर के बड़े बड़े जगह के लोग आए थे, इसलिए क्योंकि उस समय मेरे समय में उसका डीपीआर तैयार करवाया था मैं। बना वो मेरे निकलने के 2 साल बाद। लेकिन चूंकि उसको मैं देख के आया था कि 2 राज्यों में, और जो भी राज्य होते हैं उसके कैपिटल में ये चीज़ें होनी चाहिए। ओके। इसलिए क्योंकि इसको समझने वाले कम लोग हैं। अब इनको ये नहीं मालूम है, रात को 10 ट्रेन आती है रायपुर में रेलवे स्टेशन में। वो जो पूरे हॉस्टल के स्टूडेंट होते हैं, वो हॉस्टल में जाने के पहले वहीं फूड जोन में खाना खाते हैं। अपने आपके यहाँ के बच्चे हैं भाई, पढ़ने वाले बहुत सारे पत्रकार हैं जो ड्यूटी खत्म करके उनको खाना नहीं मिलता। इसलिए मैंने ये 2 महत्वपूर्ण चौपाटी बनवाई थी। एक नाइट चौपाटी है जो मंजू ममता के पास लगती है, वो रात को 2 बजे तक खुलती है, वो 9:30 बजे शुरू होती है। ओके। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि जैसे बड़े शहरों में आप जाओगे तो वहाँ 2-3 बजे तक आपको खाने की चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि 24/7 आपका शहर चलता है। तो एक तो अरुण साव जी मंत्री जी ने विधानसभा में जवाब भी दे दिया कि ये चौपाटी अवैध नहीं थी। अवैध नहीं थी, ये वैध है। अब राजेश मूणत जी की जिद के आगे तो फिर क्या बोले। अब ये स्काई वॉक भी जिद है। 100 करोड़ रुपया ले जाके लगा दिया उसमें, स्काई वॉक में। और वही बस एक जन है जो बार बार बोलते हैं कि बनने के बाद देखना। और पूरा रायपुर शहर में 20 लाख लोग रहते होंगे, आप उनसे ओपिनियन ले लो ना, स्काई वॉक किसके लिए करके। तो उसको खुद को समझ में नहीं आएगा। वो ओपी जादूगर का है नहीं, जैसे वो बताता है अपना कि ये उठ जाएगा। हाँ। ये आप रातों रात कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर आपको पैसे दिखने लग जाएंगे। वो जादू है भैया, वो हकीकत नहीं है वो। वैसे ये स्काई वॉक से किसी को फायदा वायदा नहीं होना है, लेकिन पब्लिक का पैसा 100 करोड़ रुपया लग गया। उनको कौन समझाए?
वैसे ही क्षेत्र कमल विहार को आप ले लीजिए, करोड़ों अरबों रुपए लगने के बाद में आपकी सरकार आई, आपके शासन है, लेकिन जनता का पैसा तो डूब रहा है, खाक हो रहा है। तो ये सब राजनीतिक शिकार नहीं हो रहे हैं हर चीज़ों को हम देखें इसका? नहीं, देखिए हमारी सरकार के समय में एक अच्छी चीज ये हुई कि 500 करोड़ रुपए का लोन था, कमल विहार ने लिया था, उस लोन को पूरा चुकता कर दिया। अब ये जरूर अलग बात है कि कमल विहार को जैसा बनना चाहिए था, जैसा हमने उसकी ड्राइंग डिजाइन देखी थी, वास्तव में वो मैं समझता हूँ कि भारत के सबसे अच्छी कॉलोनियों में होना था उसको। अंडरग्राउंड सीवरेज, अंडरग्राउंड ड्रेनेज और लाइट की इतनी अच्छी व्यवस्था, भरपूर गार्डन। वो अब राजनीति का शिकार कहें या अधिकारियों की मनमानी कहें, हर चीज को आप राजनीतिक शिकार। देखिए नेता बहुत ज्यादा कहीं जानता नहीं है, ये बात आप लिख लीजिए। ब्यूरोक्रेट से चलते हैं। हाँ, ब्यूरोक्रेट से चलता है। ब्यूरोक्रेट जो है वो अगर कहीं उसकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है, वो नो डाउट अमित कटारिया जी ने उसकी शुरुआत की थी, लेकिन उनका ध्येय बहुत अच्छा रहा है, उनका लक्ष्य बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। उनकी सोच बहुत अच्छी थी। अधिकारी कहते हैं हम नेताओं के इशारे पे ही तो काम कर रहे हैं, वे नहीं कहेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? वो भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट। भाई ऐसा कौन नेता कहेगा कि तू कमल विहार को बिगाड़ दे? आपको लगता है क्या कि ऐसा कोई नेता बोल देगा नहीं फलाने को बिगाड़ दे, वो गार्डन को टेढ़ा कर दे? ऐसा तो कोई नहीं कहेगा ना। ये जरूर हो सकता है कि गौठान मान लो भूपेश बघेल जी ने शुरू किया तो ये सरकार आने के बाद बंद हो गया, ये अलग बात हो सकती है कि उसको गौधाम बना रहे हो आप, लेकिन आप भी तो वही काम कर रहे हो ना। मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ा सा विश्वास की आवश्यकता है कहीं ना कहीं अधिकारी और नेता के बीच में। भाई जनता भुगतती बेचारी। अब आप देखिए उसको हैंड ओवर कर दिए। नगर निगम का अभी 4 महीने तक तनख्वाह नहीं मिल रहा है नगर निगम से में, अपना काम तो कर नहीं सक पा रहे हैं, और कमल विहार को दे दिए, इंद्रप्रस्थ को दे दिए, कहाँ से कर लोगे आप? लेकिन नहीं, अब वो अरुण साहू जी हैं, वो लगता है मुझे कि वो मीनल चौबे जी की बात सुनते नहीं है, ऐसा लगता है मुझे तो। नहीं, इतनी बड़ी कॉलोनियों को कैसे हैंड ओवर कर दोगे आप? कॉलोनी की बात आप कर रहे हैं भैया, अभी हाल ही में 128 फ्लैट्स जो हाउसिंग बोर्ड ने बनाया था गरीबों के लिए, ईडब्ल्यूएस के जो मकान थे, उसको भी बेच दिया गया है। तो रायपुर में क्या गरीब लोग नहीं रह रहे हैं? क्या वो फ्लैट्स खाली क्यों हैं? कहाँ जाए आखिर गरीब? वो आपने सुना होगा ना कि राजा बोला रात है, रात है, रात है, रानी बोली रात है, रात है, रात है, मंत्री बोला रात है, रात है, संतरी बोला रात है, रात है, और सब मिलके बोले तो सब लोग बोल दिए ये सुबह सुबह की बात है। तो भाई इस सरकार में वो एक हम लोग सुनते थे राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे, उसके बाद साक्षात इन लोग उतरे हैं, जो ना कर दे कम है। अब है भाई, अब बनाए हैं राजा तो मानना तो पड़ेगा, कुछ भी कर दे, कुछ भी कर। उनके नज़र में भी गरीब कोई नहीं बचा है। हाँ। और महादेव घाट का भी एक सवाल है कि महादेव घाट में लाखों श्रद्धालु आते हैं, और जिस खारुंदाई की पूजा छत्तीसगढ़ के लोग करते हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, उस खारुंदाई में आज वेस्ट का डिस्पोजल होता है, तो उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और वहाँ एसटीपी लग भी रहा है। पता नहीं वो उसको क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये लोग जल्दी, नहीं तो वहाँ तो आपका एसटीपी जो लगा हुआ है वहाँ तो पूरा वाटर जो है वो क्लीन होकर के ही जाएगा, क्योंकि एक जगह 2 जगह नहीं, 3 जगह आपने देखा होगा महाराजबंद तालाब के पास एसटीपी लग गई, और जो चिंगरी नाला है जिससे चिंगरी नाला से ही पूरा पानी जो है वो खारून में जाता है। इधर मैं आपको बताऊं इसके 3 मेन स्पॉट हैं। जो उरला तरफ से एक बिरगांव से जाता है जो पूरा गंदा नाला का पानी, वहाँ एसटीपी बन चुका है। ओके। हाँ, वहाँ का पानी आपने बीच में पढ़ा होगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट उसको पैसे में लेंगे। हाँ हाँ जी। है ना, वो चूंकि मेरे समय की योजना है इसलिए मैं जानता हूँ। और अभी ये जो चिंगरी नाला वाला है ये क्यों नहीं बन पाया? जिस दिन चिंगरी नाला के पास एसटीपी तैयार हो जाएगी वहाँ खारून नदी में स्वच्छ जल जाने लगेगा, मतलब वो एकदम साफ तो नहीं, लेकिन एसटीपी लगने के बाद तो आपको पता है कि
लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? और ये बात दुखद है कि वास्तव में खारून हमारी माँ है, जलदायिनी है, उसको साफ रहना चाहिए भाई। उसके लिए अब 100-200 करोड़ रुपया लगना है मात्र, उतने की भी सरकार अगर नहीं करेगी, एक्चुअली क्या सरकार के पास पैसा नहीं है। 1,64,000 करोड़ के कर्जे में सरकार है और 25,000 करोड़ रुपया तो खाली इनको ब्याज लगता है हर महीने का। तब आप सोचिए कि खाने में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ये सरकार के पास 1 रुपया नहीं है भाई। 57 करोड़ रुपया, 57,000 करोड़ आपके महतारी वंदन में चला गया। आपके 3100 रुपया धान में आपका समझ लीजिए आप 35 करोड़ चला गया, 37 करोड़। तो 1,10,000 करोड़ के आसपास तो यही हो गया। 25,000 करोड़ आपको समझ लीजिए आपका ब्याज हो गया। 1,45,000 करोड़। बजट कितने का? 1,50,000 करोड़। 5,000 करोड़ में क्या होगा? एक तो जिले का भी तो ठीक काम नहीं हो पाएगा। ये कौन सा इसीलिए तो ये लोग 2047 कहते हैं कि वहां तक कि आप 2027, 28, 26 की बात ही मत करो भैया। 2047 जिसको देखोगे आप अब तो भाजपा के नेताओं से डर लगने लगा है कि उनके घर में अगर कोई काम बता देते होंगे तो 2047 तो नहीं बोल देंगे करके। आपके समय में एक महिला समृद्धि बाजार आपने बनाया था बुढ़ेश्वर मंदिर के सामने। क्या हालात है भैया? हालत उसकी खराब है। तो महिलाओं को समृद्ध करने के लिए बनाया गया और मेरे ख्याल से जब आप भी थे सभापति तो दुकानें जो अलॉट हुई उसमें महिलाओं का नाम तो कहीं नहीं, अलॉट तो पूरा महिलाओं के नाम से हुआ। मतलब जो लोग जिन्होंने लिया है वो अपना अपना काम वहां पे कर रहे हैं। महिलाओं को महिलाओं कोई के लिए नहीं मिली हुआ था और आज एक भी महिला नहीं दिख रही। महिला नहीं दिख रही है, वो बड़ा सवाल है। हाँ, और तो ये है कि इससे एक कदम आगे मैं बताऊं आपको, वो सारी महिलाओं ने जिनके नाम से दुकानें थी उसमें 90% लोगों ने बेच दिया। हाँ, बेच दिया। यही मेन सवाल था। अब इसमें क्या करें हम गरीबों को मकान दिए। अभी आप तो एक अच्छा बात बताए हो, BSUP जो कॉलोनी है उसमें लगभग 22 से 25% गरीबों ने अपना मकान बेच दिया। अब उनको कितने में मकान दिए थे हम? 22,000 में, और वो भी किस्त में 2,000 रुपया महीना। अब उस मकान को भी बेच दिए तो किसके ऊपर विश्वास करोगे आप बताओ? ये बड़ी विडंबना है। ये बड़ी विडंबना है। मतलब हम गरीबों के लिए आवाज दे रहे हैं, आप उस आवाज को 2 लाख रुपए हम किसी को बेच दिए, उसके बाद फिर अपने बच्चे के नाम से आवाज लेंगे बोल रहे हो। तो कम से कम ये चीजें ना हो तो बेहतर हो। भैया घड़ी चौक, रायपुर का घड़ी चौक हृदय स्थल है, वहाँ पे गढ़ कलेवा, फिर गुरु घासीदास संग्रहालय है। स्थिति बद से बदतर हो चुकी है वहाँ। छत्तीसगढ़ संस्कृति को अगर किसी को देखना है गढ़ कलेवा जाया करता है, लेकिन आज जो हालात है, क्यों ऐसा नहीं लगता कि रायपुर राजधानी में अगर संस्कृति को नहीं सहेजा जा रहा है तो क्या होगा? मैं सभी की बात कर रहा हूँ, आपके रहते और आज के हालात की। नहीं, ये कुछ चीजें तो ऐसी होनी चाहिए जिनको हर चीज को निगम तो नहीं कर सकती। पहले क्या होता था, हम लोग एक समय में कलेक्टर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और कलेक्टर बड़े सेंसिटिव होते थे। आपके कलेक्टर नेता जैसे हो गए, उनको वही चीजें करना है जिसको सीएम बोल दे या प्रभारी मंत्री बोल दे, इसके अलावा उसके दिमाग में कुछ नहीं। यहाँ का कलेक्टर की अब जब पोस्टिंग होती है या कमिश्नर जो आता है उसके दिमाग में बस यही 2-3 चीजें बैठ गई है, क्योंकि वो यहाँ की संस्कृति और संस्कार के बारे में नहीं जानता। लेकिन बहुत सारे ऐसे कलेक्टर आते हैं, जैसे अभी पुलिस आयुक्त जी आए हैं, शुक्ला जी। हाँ, सो नाइस मैन, संजीव शुक्ला जी। वो रायपुर में पढ़े लिखे बढ़े, आज उनके कितने अच्छे स्टेटमेंट आ रहे हैं। आज उनको पूरे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग, हर आदमी आज के समय में केवल अधिकार की बात करता है, उसके कुछ कर्तव्य भी तो है। कर्तव्य है। कुछ कर्तव्यों को तो आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। भाई नशा किसी जगह पर बिक रहा है तो पुलिस तो लगी होगी, लेकिन हमको भी आगे आना चाहिए। हमारा कोई नेता का भाई बंधु या हमारा समर्थक तो नशा नहीं बेच रहा है, इसको भी तो हमको ध्यान रखना चाहिए। बात में आप फोन लगा दोगे, उसको देख लेना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं नेता बंद कर दे फोन लगाना तो 1 महीने के अंदर आपका रायपुर 15 दिन के अंदर नहीं सुधर गया
तो आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। नेता बस फोन लगाना बंद कर दे 2 महीना। मैं आपके माध्यम से नेताओं से अपील करूंगा और आग्रह करूंगा, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, कि आपका लड़का भी अगर कहीं 3 सवारी में पकड़ा रहा है तो आप उसको फोन मत करिए पुलिस वाले को। मेरे लड़के के साथ यही हुआ, मैंने फोन नहीं लगाया, उसको 500 रुपया फाइन हुआ उसको। उस दिन से वो हेलमेट लेके निकलता है घर से। अब रायपुर में तो जो गाड़ी चलाएगा वो तो सर्कस में भी चला लेगा, ऐसे टाइप के यहाँ का ट्रैफिक है। ठीक बात है। अभी देखिए कितने हृदय विदारक घटना में, एक 14 साल का बच्चा, हाँ, स्कॉलर स्कूल का, हाँ, उनके हैं? पिताजी बाहर थे और ठीक बात, उसकी दोनों छोटी भाई बहन है बेचारी, वो उसको इतने सेंसिटिव बच्चे। तो सदर बाजार में क्यों चौड़ीकरण का प्रस्ताव नहीं आता? क्या कारण ये है कि वहाँ बड़े बड़े व्यापारी हैं, गरीबों का घर तोड़ करके रोड बना दी जाती, चौड़ीकरण कर दिया जाता है। सदर बाजार में ये प्रस्ताव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि त्योहारों के सीजन में इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है कि लोग वहाँ पे कहीं ना कहीं दुर्घटना के भी शिकार होते हैं। देखिए मास्टर प्लान में जो सदर बाजार की जो सड़कें हैं, अभी आपने देखा होगा कई दुकानें जो बनी हैं उसमें 20-20 फीट छोड़कर बना रहे हैं वो जो है। लेकिन सदर बाजार चूंकि पुरानी बसाहट है और इंक्रोचमेंट तो होगा, नो डाउट थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट तो होगा, लेकिन ये भी है कि 100 साल पुरानी चीज़ें हैं तो रजिस्ट्री भी होगी उसकी, या हक की ज़मीन होगी, तो वहाँ अगर कहीं सरकार लेगी तो मुआवजा बहुत देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार जैसे अभी आपके शारदा चौक से लेकर वहाँ तक के चौड़ीकरण क्यों नहीं कर पा रही है? हाँ। मुआवजा के कारण नहीं कर पा रही है। जब मैं पार्षद था तो ब्राह्मण पारा का चौड़ीकरण करा लिया मैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को मुआवजा की राशि जो है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए सदर बाजार में कोई आदमी हाथ नहीं डालता। और सदर बाजार में हाथ कैसे डालेगा भाई, सदर में ही तो कदर है। सदर में गदर भी है। हाँ, और उसी में गदर है। हाँ। तो ठीक बात है भैया, मधुमक्खी के बर्रे में हाथ नहीं डाल सकते भाई। हाँ। सरकार वहीं से चलनी है। हाँ, सरकार वहीं चलनी है। शहर के बीचों बीच दारू भट्टी जो रहती है, दारू भट्टी में ना तो कोई पार्किंग व्यवस्था है ना कुछ, ज़्यादातर दारू भट्टी ऐसे ही है। तो उसमें नहीं लगता कि सड़क पे ज़्यादा जो हुड़दंग होता है, जो पीने के शौकीन है वो हुड़दंग करते हैं, तो व्यवस्था होनी चाहिए प्रॉपर, रायपुर में स्पेशली। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप शराब दुकान को मेन रोड से 500-1000 मीटर अंदर रहना चाहिए। सड़क के बीच में जहाँ पार्किंग नहीं है वहाँ कैसे शराब दुकान? वो तो कोई अलाउ नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को, कैसे अलाउ कर दोगे आप? लेकिन मैंने कहा ना कि खाता ना बही, जो साहब बोले वो सही। आपने गाय को नगर माता बनाया था, अब आपके बाद में और आपके समय में गौवंश के हालात तो वैसे ही है, आज भी बीच सड़क पे मृत पाई जाती है। ये दुखद है और लोग बड़े प्रोफेशनल हो गए हैं। मुंह में मतलब जिसको बोलते हैं ना, मैं नाम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 2 गला जिसको बोलते हैं ना, 2 गला मतलब क्या होता है? दो इधर उधर दोनों बात करने वाले 2 गले। हाँ, 2 गला। हाँ। आपने उसका संधि विच्छेद कर दिया। तो खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग। वो जब तक दूध दे रही है तब तक माँ है, दूध नहीं दे रही है तो सड़क में है। और आज देखिए आप कि ये शहर पहला ऐसा शहर होगा जहां गाय और आदमी दोनों एक दूसरे से टकरा के मर रहे हैं। ये पहला शहर होगा हिंदुस्तान का, रायपुर में, जहां एक साल में 60,000 लोगों को कुत्ता काटता है। तो अजीबो गरीब स्थिति। सरकार और आदमी क्या चाहता है सरकार से? भाई सरकार से बस यही 2-3 चीज तो चाहता है कि मेरे शहर में मुझे पानी अच्छा मिल जाए, मेरी मौत कम से कम गाय और सांड से टकरा के मत हो, मेरे पिताजी को सांड मत पटक दे, अच्छा सा गार्डन मिल जाए, मेरे बच्चे की फीस कम हो जाए, ठीक ठाक रहे। बस इतना ही तो चाहता है बेचारा, अच्छा स्वास्थ्य के लिए अस्पताल रहे। अब इससे ज़्यादा तो कोई हीरा मोती तो सरकार से मांग नहीं रहा है ना। अब ये भी व्यवस्थाएं अगर ठीक ठाक आप नहीं दे पा रहे हो तो ये आत्मावलोकन का विषय है कि जो आदमी अपना पेट काट कर आपको टैक्स पटा रहा है तो टैक्स के बदले में आप सुविधा क्या दे रहे हो? भाई वो तो उसका अधिकार है ना। रायपुर शहर का दुर्भाग्य हो गया है कि अभी जैसे डॉक्टर 3 टाइम दवाई देता है ना, वैसे यहाँ सवेरे आप निकलोगे, महिलाएं निकलती हैं तो चैन स्नैचिंग होती है,
दोपहर को देखोगे तो गाय और सांड पटक देते हैं, और रात को चाकूबाज लोग चाकू लेकर दौड़ाते हैं। भैया चौक चौराहे का नाम बदला जा रहा है रायपुर में, जिसका विरोध अमित बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना कर रही है। कांग्रेस क्यों नहीं सामने आ रही इसके लिए? नहीं, हमने तो इसीलिए तो हम जब मैं अपने कार्यकाल में रहा तो केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ही नाम से रखा। आपको याद होगा पूरे, चाहे वो छेदी बैरिस्टर लाल से लेकर के प्यारेलाल ठाकुर तक के, और कमल नारायण शर्मा जी से लेकर के, मैं इसलिए क्योंकि ये चूंकि 5 साल मैं महापौर रहा, किरणमयी नायक जी भी रही, वो भी जानती है इन चीज़ों को। तो आपको हमारे कार्यकाल में ऐसे कोई भी आपको नाम सुनने को नहीं मिले होंगे कि ऐसे हमने विवादित कोई चीज़ को कर दिया। ये जरूर है कि एक चौक का 2 नामकरण भरे हो सकता है। ये चीज़ें होगी कि आदरणीय विद्याचरण शुक्ला जी के नाम से भी एक चौक है, और वही चौक जो है वो प्यारेलाल सिंह साहब के नाम से भी है। तो ये हो सकता है। हाँ। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसमें अमित बघेल जी ने जिन बात को उठाई थी, उस बात का समर्थन सारे लोगों ने किया। और ये पहली बार मैंने अपने लाइफ में देखा कि इश्तेहार छपा था हरिभूमि में। हाँ जी, हाँ। कि ये चौक का नामकरण किया जा रहा है। तो इसमें तो टोटल सरकार जिसकी थी उन लोगों को सोचना था कि आप इश्तेहार क्यों दे, ये बातें क्यों आई। हाँ। भाई उन्हीं का MIC मेंबर तो था भारतीय जनता पार्टी का, जिसने ये प्रस्ताव लाया था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोचने की आवश्यकता है ना कि आप कैसे आप अपने जो MIC का मेंबर है वो ला करके दे रहा है, उसका राजनीति करवा रहे हो आप। भैया आपके व्यक्तिगत जीवन की अगर मैं थोड़ा से ध्यान दूं तो एक मैंने देखा है कि भाभी और आप में मैचिंग कपड़े बहुत पहनते हैं आप, क्या कारण है? वो कुछ खास त्योहार होते हैं। हाँ। दिवाली होती है। हाँ। या करवा चौथ होता है। हाँ। और मैरिज एनिवर्सरी होती है। हाँ। तो ऐसे दिनों में कुछ खास दिन होते हैं जिसमें हम लोग सोशल मीडिया पे तस्वीरें काफी वायरल होती है आपकी उसमें। हाँ, सिमिलर ड्रेस पहनते हैं। ये हम लोगों का शुरू से, जब से शादी हुई है तब से लेकर आज तक के हम लोग मेंटेन करके। क्या बात है। ये सीखने वाली बात है। पॉडकास्ट देखने वाले लोग ये सारी सीखेंगे इतनी उम्र के बाद में भी। भैया आखिरी सवाल है, आप संगठन में भी सुनाई आ रहा है हमको भी कि आप संचार प्रमुख की दौड़ में हैं, क्या ये सही है? हाँ, मैं बिल्कुल हूँ। हाँ। इसलिए क्योंकि राजनीतिक जीवन में है तो जो 11वीं पास हो जाएगा वो 12वीं तो पढ़ेगा, और जो 12वीं पढ़ लिया वो तो कॉलेज में पढ़ूंगा। ये तो अच्छी उसकी इच्छा शक्ति रहेगी। अब वो बाकी ऊपर के लीडरों के ऊपर है कि वो कैसा करते हैं। बाकी हाँ, जो आप कह रहे हैं वो सच है। मैं आवेदन भी दिया हूँ, अब इसके बाद जो भी फैसला होगा। एक आखिरी कॉल, एक आखिरी सवाल, फिर पॉडकास्ट हम एंड करेंगे। एक जिनका कॉल लगा रहे हैं उनका नाम है नरेंद्र निम्बेकर। हेलो। हाँ, नरेंद्र निम्बेकर जी। जी मैं रोहित सोनी बात कर रहा हूँ द PS शो से। हाँ, द PS शो। अभी गेस्ट के रूप में बैठे हैं प्रमोद दुबे जी, और आपने सवाल के लिए रजिस्टर किया था। क्या था आपका सवाल उनके लिए? जी सर, ये था कि भाई हमारे कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े मंत्री विधायक या महापौर बने, उनके परिवार वाले कोई दादागिरी नहीं किए। ये यहाँ पे कोई एजाज ढेबर का भतीजा है, उसका कई बार नाम आ रहा है। हाँ, तो इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी की छवि खराब होती है सोनी भैया। ओके, यही आपका सवाल है? जी सोनी भैया। ठीक है, अभी जवाब दे रहे हैं। महाराज जी को कई बार, महाराज जी भी महापौर थे, उनके भी परिवार में सब थे, लेकिन उन लोग कभी दादागिरी नहीं किए हैं सर। उस दिन अभी मैं कल परसों देखा हूँ, कोई बुजुर्ग आदमी को माँ बहन की गाली बक रहा था, कोई ढेबर है, शोएब ढेबर। हाँ। तो ठीक है, आपका सवाल का जवाब दे रहे हैं। एक बताइए क्या? ये तो खैर अब वो पुलिस कार्रवाई कर ही रही है। क्षम्य योग्य इसे नहीं कहा जा सकता, किसी के भी परिवार का हो। सम्मान करना हमारी संस्कृति और संस्कार है। उसमें अगर कहीं ये चीजें हैं तो ये अच्छी बात नहीं कही जा सकती, और इसका तो हम लोग डटकर विरोध करते हैं।
ये चीज़ें अब चूंकि वो हमारे पार्टी का ना कोई सदस्य है, ना उसका कोई लेना देना है, अब वो आजाद ढेबर का भतीजा है, तो वो क्या कह सकते हैं, उसका भतीजा तो हमारे पार्टी का तो कोई सदस्य ना है, ना उसको हम नोटिस दे सकते। लेकिन हाँ, आजाद ढेबर को जरूर हम लोगों ने कहा है कि अब, लेकिन वो भी क्या करे आज के युग में। लेकिन हाँ, ये बात जो बोल रहे हैं ये सच है। इससे कहीं ना कहीं हम लोगों को दूसरे के कारण नुकसान होता है, और समय समय पर ये चीज़ें दिखती हैं, लेकिन कानून है तो अपना काम करेगा ही। रिपोर्ट लिखाए हैं तो बिल्कुल। निम्बेकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने सवाल पूछा, और भी रजिस्ट्रेशन करते रहिए, गेस्ट से मिलने का मौका मिलेगा। जी नमस्कार निम्बेकर साहब। से सवाल करवाया उसके लिए धन्यवाद। वो भी आपको धन्यवाद कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्या मैं राज्य से, मैं 30-35 साल पुराना संबंध है मेरा। क्या बात है, क्या बात है। ठीक जब है, मैं ITI करता था श्यामनगर में, तब से। ओके 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 ओके, बहुत धन्यवाद निम्बेकर साहब। धन्यवाद सुनी भैया। ओके ओके, धन्यवाद भैया। रैपिड फायर मूवमेंट है, हो जाए? हाँ बिल्कुल। ठीक है, 1 वर्ड आंसर है। सुबह सुबह क्या लेते हैं, चाय कॉफी? कॉफी, ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी। राजनीति क्या है, जुनून या मजबूरी? दोनों। भाषण दिल से देते हैं या स्क्रिप्ट से देते हैं? नहीं, दिल से देते हैं। गुस्सा में जल्दी गुस्सा कंट्रोल हो जाता है या फिर लेट होता है? विषय के ऊपर है। ओके, कभी कभार हावी भी हो जाते हैं, कभी हाँ, कभार शांत भी हो जाते दोनों। हैं। भाभी के आगे? नतमस्तक। विपक्ष दोस्त या टेंशन? दोस्त। चुनाव त्योहार या तनाव? दोनों। रायपुर प्यार या परेशानी? दोनों। सोशल मीडिया जरूरी या सिरदर्द? जरूरी आज के समय तो। स्ट्रीट फूड चाट या समोसा? स्ट्रीट फूड चाट या समोसा? दोनों। दोनों पसंद है। हाँ। फिटनेस वॉक या जिम? वॉक। डाइट घर का या होटल का? घर का। रात जल्दी सोना या लेट सोना? दोनों। गाना पुराना या नया? दोनों। क्रिकेट बैटिंग या बॉलिंग? बॉलिंग। जीत मेहनत या किस्मत? किस्मत। दोस्त राजनीति वाले या बचपन वाले? बचपन वाले। भाषण का स्टाइल धीमा या धुआंधार? धुआंधार। कैमरा कंफर्ट है या नर्वस? नहीं, कंफर्ट। कंफर्ट। ट्रोल का जवाब आप इग्नोर देते हैं या जवाब देते हैं? नहीं, जवाब देता हूँ। विपक्षी नेता फेवरेट? ये फंसे सीएम। विपक्षी नेता में अजय चंद्राकर जी बेबाक और अच्छे, सीखने लायक, और उनको आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत है, और उनको सारे विषयों की में महारत है। तो मेरे तो फेवरेट दोनों हैं वह। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल जी भी हैं, और उसमें कम आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्वता की बात अगर करें तो प्रेम प्रकाश पांडे जी और अजय चंद्राकर जी बहुत विद्वान हैं। और हमारे यहाँ अगर शास्त्र में कहीं अध्ययन की बात करें तो डॉक्टर चरणदास महन जी और भूपेश बघेल जी को अथाह वो है, मतलब आप कहीं शास्त्र में अच्छे सीखने लायक लोग हैं। विपक्ष में तो बिल्कुल 2-3 लोग हैं, एक में नहीं बांध सकते आप मुझे। प्रेम प्रकाश पांडे जी भी बहुत बहुत ब्रिलियंट है। हाँ भैया, एक आखिरी पॉलिसी है हमारे जो PS शो की जितनी भी ऑडियंस है उनको आप अपील करेंगे, छत्तीसगढ़ी में भी कर सकते हैं क्योंकि अभी तक के मैंने इसमें छत्तीसगढ़ी में नहीं बोला है, तो जितने भी देखने वाले लोग हैं कि द PS शो को देखें, प्यार दें। PS शो के लाखों दर्शक अब हमन अपन व्यूज़ में देखथन कि जौन वो बात बोलते वो जनता के दिल ला छूने वाला बात बोलते हो। जो जनता अपन बात ला सरकार तक नहीं रख पाए, एक विशेष जगह जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचाए के काम PS शो करते। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँ कि ये शो ला जरूर देखो आप मन, और जतका ज़्यादा हो सब्सक्राइब करो, और लेकर मन ला आगे बढ़ाना है भाई। ये मन ला तो मस्त लेकर हैं मन आगे जाए के लेके,
ईमानदार है, ईमानदारी से अपन बात रखते हैं, ऐसा कम आजकल के पत्रकार मन में देखे नहीं मिले। लेकिन अब यंग जनरेशन मन आगे आते, तो मैं आप सबसे आग्रह अपील करता हूँ, आप सबला हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये सब्सक्राइब जरूर करो, PS सोल ला जरूर देखो, एक दिन में एक गाँव तो देखो, बड़ा मजा आता है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके माया दुलार के लिए भी। और जितने लोग द PS शो को प्यार दे रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये ऐसा पॉडकास्ट था जिसमें छात्र राजनीति के बारे में बताया गया। आपको ये भी बता दूं कि प्रमोद दुबे ने मास कम्युनिकेशन भी किया है, पेशे से पत्रकार भी रहे हैं, तो वो ऐसा कोई काम नहीं है जो उन्हें पता नहीं होगा, महारथी है राजनीति के। तो इस पॉडकास्ट में उन्होंने रायपुर के ब्लूप्रिंट रखने की भी बात की, रायपुर को नया दिशा में ले जाने की बात कही है। तो इस पॉडकास्ट को जरूर प्यार दें, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में। एक बात आपसे जरूर आखिरी में मैं कहना चाहूँगा जी, कि जो बात मुझसे छूट गई थी, मुझे मेरी शिक्षा दीक्षा के बारे में जी, मैं छत्तीसगढ़ कॉलेज में पढ़ा हूँ, दुर्गा कॉलेज में पढ़ा हूँ, UTD में पढ़ा हूँ, लगभग शहर के जितने कॉलेज हैं जी, सब जगह मैं पढ़ा हूँ, केवल डिग्री गर्ल्स कॉलेज को छोड़ करके। वहाँ एडमिशन मैं कोशिश कर रहा था, नहीं हुआ, नहीं तो वहाँ भी पढ़ लेता मैं। तो मैं ऐसा स्टूडेंट लीडर रहा जो मैं सब कॉलेजों में पढ़ा हूँ, पहले बताया तो आपको मैं। भैया का व्यक्तित्व काफी उम्दा है, मतलब सीखने लायक है। आपको इस पॉडकास्ट में राजनीति तो ठीक है, राजनीति के पॉडकास्ट हम अमूमन बहुत देखते हैं, लेकिन अगर कुछ सीखना है राजनीति में कैसे बढ़ना है, तो बड़े बड़े नेताओं के पॉडकास्ट से भी आपको सीखने नहीं मिलेगा। ये मेरे लिए बड़ी सीख है आज का पॉडकास्ट। तो आप भी देखें, इस पॉडकास्ट को प्यार दें, प्रमोद दुबे जी को प्यार दें और बने रहिए हमारे साथ। और कमेंट में कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में कि अगला गेस्ट आप किसे चाहते हैं, और तो और आप रजिस्टर करिए अपने सवाल को, आपको ही मौका मिलेगा गेस्ट से मिलने के लिए। जब तक के लिए थैंक यू।